हाय, करण हियर फ्रॉम लिविंग फाउंडेशंस। और आज मैं आपके लिए लेके आ रखा हूँ एक वीडियो वीडियो जो मैं हमेशा लाता ही हूँ हर कुछ टाइम में। कभी वीकली, कभी मंथली, आपको मेरा हिसाब पता है। पर आज का जो वीडियो है वो स्लाइटली डिफरेंट होगा मेरे और वीडियो से। यूजुअली क्या होता है कि मेरे वीडियोस होते हैं कि मैं आता हूँ और मैं एक टॉपिक चूज़ करता हूँ, और उस टॉपिक को मैं जितना इजीली और जितना सिंपल तरीके से ब्रेक डाउन कर सकता हूँ मैं करता हूँ। और मैं आपको इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करता हूँ या बाइट साइज वैल्यू अपनी तरफ से। बोलने की आदत है, कभी कभी 5 मिनट का वीडियो 10 मिनट का, 10 का 20 आता है। बट मैं अपनी तरफ से कोशिश करता हूँ कि वीडियो जितना छोटा और इजी टू अंडरस्टैंड हो उतना हो। अब इसी बात पे क्या है कि मेरे कुछ स्टूडेंट्स हैं लिविंग फाउंडेशन के, और हम सब लोग हफ्ते में एक बार एक जूम कॉल करते हैं जहाँ पे मैं इसी टॉपिक को छेड़ता हूँ, हम लोग एक डिस्कशन करते हैं और वहाँ पे हम लोग नॉलेज शेयर करते हैं। एनीवेज, सो आज की हमारी जो कॉन्वर्सेशन थी वो प्रोग्राम डिज़ाइन, यानी कि आप एक्सरसाइज प्रोग्राम कैसे बनाते हो, उसके ऊपर थी। और इस वीडियो में इतनी ज़रूरी बातें डिस्कस हुई कि मैंने कहा यार ये वीडियो पूरी पब्लिक के लिए या जो ऑडियंस है उनके लिए अपलोड करना ज़रूरी है। क्या होता है अगर आप एक एस के स्टूडेंट हो या आपने सी एस कर रखी है, कोई भी सर्टिफिकेशन आपने कर रखी है, उसमें आप देखते हैं कि कई सारी थ्योरेटिकल बातें आपको बताई जाती हैं एक्सरसाइज के ऊपर। कौन सी एक्सरसाइज करेक्ट होती है, कौन सी एक्सरसाइज किंग ऑफ ये होती है, कौन क्वीन ऑफ ये होती है, बायोमैकेनिक्स आपको बताई जाती है। और आपको एक थ्योरेटिकल एक मॉडल जाता है कि किस तरीके से एक्सरसाइज पे आगे बढ़ते हैं। ऑफर टाइम्स लेकिन क्या होता है कि ये थ्योरेटिकल मॉडल रियल लाइफ में अप्लाई नहीं होता। उदाहरण के लिए आप किसी आदमी को एक्सरसाइज करा रहे हो, और आपको पता ही है कि अगर आप प्रोग्रेस करना चाहते हो एक्सरसाइज में तो आप उसमें बार बार चेंज नहीं कर सकते, क्योंकि बार बार चेंज करते हो बॉडी अडेप्ट नहीं करती। पर अगर आप में से किसी ने भी किसी क्लाइंट को चेंज किया है या किसी क्लाइंट को ट्रेन किया है, तो आप इस बात को जानते हो कि अगर आप एक्सरसाइज में वैरायटी नहीं लाते हो, कुछ चेंजेस, कुछ नया नवेला नहीं लाते हो, बंदा उठ के चले जाएगा, बोर हो जाएगा। तो यू नीड टू हैव वैरायटी ऑल्सो। पर यार ये तो अब इसको भी क्या करें, वैरायटी भी चाहिए लेकिन प्रोग्राम भी अच्छा होना चाहिए, लेकिन साइंस भी होनी चाहिए, वगैरह वगैरह। तो कई बार क्या होता है, थ्योरेटिकल बातें और रियलिटी ऑफ लाइफ ऑफ ट्रेनिंग पीपल में काफ़ी ज़्यादा डिफरेंसेस आ जाते हैं। इस कारण से क्या है कि हम लोग एक प्रैक्टिकल एस्पेक्ट पे प्रोग्राम डिज़ाइन कैसे करते हैं उसके ऊपर हम डिस्कस करे थे। हम सिंपल मॉडल डिस्कस करते हैं कि कौन सी एक्सरसाइजेस पहले होनी चाहिए, कौन सी बीच में, कौन सी बाद में, किस तरीके से हम एडजस्ट कर सकते हैं, ब्रेक टाइम कितना होना चाहिए, सारी बातें। और आपने इस लेक्चर में कुछ ऐसी बातें सुननी है जो आपने शायद इस लेक्चर के बाहर ज़्यादा सुनी ना हो। कुछ ऐसी सोच और कोई ऐसी चीज़ है जो आप कहोगे अच्छा, इंटरेस्टिंग। एंड आप एग्री करो या ना करो, डेफिनेटली आप अगर इस कॉन्वर्सेशन को सुनोगे, आपको कुछ ना कुछ सोचने को ज़रूर मिलेगा। और आप एक कोच हो या आप एक इंथुजियस्ट हो एक्सरसाइज के, तो आपको काफ़ी सारी वैल्यूएबल इंसाइट और नॉलेज मिलेगी। आई होप यू लाइक दिस वीडियो। पूरी वैल्यू निकालनी है तो पेन पेपर पकड़ो, नोट्स बनाओ, एंड डेफिनेटली इफ यू हैव एनी क्वेश्चंस आस्क मी हो तो आपको बताइए। सो विदाउट एनी फर्दर डिले, लेट्स गेट इनटू द वीडियो। इस साला कैमरा ऑन करके भाग तो नहीं गए? अरे कहीं नहीं कहीं नहीं, गांव से हाँ, आ रहे हैं। आई शाबाश, गुड गुड यार। गाँव नेट में। बड़ा खराब चल रहा है, कट कट के आवाज आ रही है। अब मेरा ही खराब लग रहा है। हाँ, आई थिंक सो यार, आई थिंक सो। चलो भाई, फिर आज का धंधा शुरू करते हैं, आज का काम शुरू करते हैं। मैं क्रिएटिंग एन एक्सरसाइज प्रोग्राम के ऊपर मैं तीसरी बार वीडियो बना रहा हूँ, क्योंकि मेरे को लगता है बहुत जरूरी है। क्या होता है, रिपीटेशन के साथ आदमी और अच्छा सीखता है ना। अम, याद रखना, ये जो मैं तुम्हें बताने वाला हूँ कोर्स के अंदर भी आएगा ये। तो तुम में से जितने भी लौंडे लपाड़े मेरा कोर्स करने वाले हो, ये एग्जैक्ट चीज मैं कोर्स में दोबारा सिखाऊंगा। तो आज तुम लोग जितना सीख सकते हो सीख लो, ताकि कोर्स में तुम खटाखट सारी बातें पकड़ लो। राइट। तो मैं थोड़ा क्विक करूंगा आई थिंक, क्योंकि तुम लोग स्मार्ट हो। जब आप एक एक्सरसाइज प्रोग्राम बनाते हो, ऑब्वियसली कौन सी एक्सरसाइज शुरू में होती है, कौन सी एक्सरसाइज एंड में होती है, वो मैटर करता है। आप आप अपनी मर्जी से आप कुछ भी लगाते हो तो देखो उसमें फर्क पड़ता है। यूजुअली हमारा खेल क्या होता है, जब हम एक्सरसाइज का ऑर्डर क्रिएट करते हैं, हम यूजुअली देखो शुरुआत होती है वार्म अप से। देखो एक्सरसाइज से पहले होता है वार्म अप। इस वार्म अप के दौरान अगर आपके क्लाइंट को कोई दिक्कत है, शोल्डर टाइट है, हिप्स टाइट है, बैक में मोबिलिटी का दिक्कत है, वगैरह वगैरह, तो जैसे देखो याद है आशीष, हमने वर्कशॉप में किया था ना एक लंज एक्सरसाइज, जिसमें तू डंबल को चेस्ट पे खींचता है फिर रोटेट करके ऊपर भेजता है। तो उसे लंज, नंबर को चेस्ट से खींचता हूँ। हाँ मतलब रो करता है, यू रो द डंबल टू द चेस्ट, तू लंज पोजिशन में बैठा है, तू डंबल को चेस्ट तक रो करता है, फिर तू आसमान की तरफ रोटेट करता है डंबल को।
हाँ ओके, वो दैट स्ट्रेच ना। हाँ जी। सो मैं उसे चल लंज रोटेशन कहता हूँ फॉर नाउ। हो सकता है आपने वार्म अप में नॉर्मल बॉडी को लाइक गर्म करने के लिए, जैसे कोई बंदा है यार वो ऑफिस वर्कर है, दिन भर बैठा रहता है, मान ले मैंने 10 टू 15 मैंने रेपिटेशंस लगवा दिया, या 60 टू 90 सेकंड से, मान लिया 90 सेकंड मैंने बंदे को खड़ा 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 दोनों साइड करवा दिया वार्म अप में। इसके साथ साथ मान ले मैंने किसी टाइप की, मान ले मैंने उसको धनुरासन भी करा दिया। इसे कॉपी मत कर, मैं सिर्फ बता रहा हूँ देखो। पेट में लिटा के मैंने एंकल्स पकड़वाई, मैंने कहा खींच अपने आप को ऊपर। ये मैंने उसको मान ले 60 सेकंड्स करा दिया। इसके मैंने दो सेट करवा दी मान ले। तो ये जरूरी नहीं है, इट्स नॉट नेसेसरी कि आप इस तरीके से वार्म अप शुरू करो। मैं जैसे आपके माइंड में आइडिया डाल रहा हूँ, दीज आर सिंपल एक्सरसाइजेस जो एक तरीके से बॉडी को खींच रहा है और बॉडी की मसल्स को गर्म कर रहा है और प्रिपेयर कर रहा है। दिस मेक सेंस? ऑलराइट, ग्रेट। तो देखो आपने वार्म अप किया, उसके बाद आप अपनी प्राइमरी एक्सरसाइजेस डालते हो। प्राइमरी एक्सरसाइजेस ये आपके होते हैं बिग कंपाउंड मूवमेंट। इसमें क्या क्या मूवमेंट आ सकते हैं, बस कोई भी मूवमेंट के नाम लेने शुरू कर दो। लाइक चेस्ट प्रेस, बैक रो, लाइक डेडलिफ्ट हो गया, स्क्वाट्स हो। ओके ग्रेट। सो देखो आपका डेडलिफ्ट हो गया। अभी मैं रावण बता रहा हूँ हम लोग क्या डिस्कस करें, इतना पीछे नहीं है जितना तू सोच रहा है। सो देखो, अब क्या है, देखो आप एक एक्सरसाइज प्रोग्राम बना रहे हो। एक्सरसाइज प्रोग्राम शुरू करते हुए आप एक वार्म अप करते हो, राइट? सो आपने वार्म अप में आपकी मर्जी, आप स्ट्रेचिंग वगैरह ऐड कर सकते हो। वार्म अप में किसी प्रकार की मोबिलिटी एक्सरसाइज ऐड कर सकते हो। ग्रुप ट्रेनिंग में आई थिंक बहुत अच्छा आइडिया होता है। इंडिविजुअल ट्रेनिंग में बंदे को देख के आप इस दौरान अपना जो भी करते हो, उसके बाद जब आप वर्कआउट शुरू करते हो, आप शुरुआत करते हो प्राइमरी एक्सरसाइजेस से। प्राइमरी एक्सरसाइजेस वो बड़ी बड़ी एक्सरसाइज होती है, कंपाउंड एक्सरसाइज, जिसमें मेहनत बहुत लगती है, जो डिफिकल्ट होती है, जिसमें आप वेट काफी भारी उठा सकते हो। मतलब दीज आर एक्सरसाइजेस जिसमें आप हाईएस्ट लेवल ऑफ वेट्स उठा सकते हो। अच्छा ये बताओ, अच्छा चल पहले एक और करते हैं, उसके बाद आप आते हो सेकेंडरी एक्सरसाइजेस में। एक बार आपकी प्राइमरी खत्म हो जाती है, सेकेंडरी एक्सरसाइजेस भी यूजुअली कंपाउंड होती है, बट ये होती है जिसमें स्लाइटली लाइटर वेट उठता है, इसमें थोड़ा सा और हल्का वेट उठता है, होती है भी कंपाउंड ही है। उदाहरण के रूप में बेंच प्रेस और डंबल प्रेस में, डंबल चेस्ट प्रेस और बेंच प्रेस में से कौन सी एक्सरसाइज प्राइमरी में आएगी, कौन सी सेकेंडरी में आएगी? डंबल चेस्ट डंबल प्रेस। प्रेस, डंबल चेस्ट प्रेस और बेंच प्रेस में से प्राइमरी एक्सरसाइज कौन सी होगी, सेकेंडरी एक्सरसाइज कौन सी होगी? सर मेरे लिए प्राइमरी सर डबल चेस्ट प्रेस ही हो सकती है सर, um क्योंकि हम्म आई मोस्टली ट्रेन दिस, मतलब चेस्ट प्रेस और डंबल प्रेस दोनों को सेपरेट करना सही रहेगा वैसे। सो देखो, लॉजिकली अगर आप दोनों एक्सरसाइजेस कर रहे हो, आपने कहा मुझे चेस्ट, मुझे मुझे वो भी करना है, मुझे बेंच प्रेस भी करनी है, मुझे डंबल भी करना है, क्योंकि हो सकता है तूने कहा मैं चेस्ट को हिट करना चाहता हूँ। और क्या होता है यार कि तुम चेस्ट प्रेस के यार 10 10 सेट तो निकालने में ना, ज्यादा वेट मार्क्स पे उड़ जाता है सर, किस में क्योंकि ज्यादा वेट बारबल में उठता मैंने देखे हैं 150 किलो मार देता है। है? एब्सोल्युटली करेक्ट। तो प्राइमरी एक्सरसाइज कौन सी होगी? तो वही हो जाएगी उसमें, बिल्कुल बारबल करेक्ट, वाली चेस्ट प्रेस। बिल्कुल करेक्ट बोला तुमने। तो जो प्राइमरी एक्सरसाइज होती है, बड़ी एक्सरसाइज होती है, इसमें वेट सबसे भारी होता है। तो आपका जो बेंच प्रेस होगा, जो रॉड वाला प्रेस होता है, रॉड वाला बेंच प्रेस आपका पहले आता है प्राइमरी में। और अगर आप वो कर रहे हो, इसको डंबल प्रेस भी, आपने कहा भाई मुझे डंबल प्रेस भी करना है, तो डंबल चेस्ट प्रेस आपका सेकेंडरी में आएगा। हाँ, क्योंकि वो अनस्टेबल है थोड़ा, इसी वजह से ना। उसका वेट लाइटर है, सिंपल सी बात है। आप ज्यादा लाइट उठाते हो उसमें, क्योंकि वो अनस्टेबल है इसीलिए, पर आप उसमें ज्यादा लाइट उठाते हो। अब इसमें ये लॉजिक लगाओ कि यहाँ अगर तेरा स्क्वाट्स प्राइमरी में है, तो सेकेंडरी में क्या होगा? लंजेस होगा तो एब्सोल्युटली करेक्ट, लंजेस, नीचे जाए। क्योंकि लंजेस में वेट लाइटर होता है। अच्छा रावण, मुझे ये बता कैलिस्थेनिक्स में
अगर तू प्राइमरी एक्सरसाइज डाल रहा है तो तू किसी प्राइमरी एक्सरसाइज का नाम ले। कहाँ मर गया लड़का? किसी भी उसमें कोई भी बॉडी पार्ट का। हाँ, पर मतलब देख, तू अगर प्राइमरी और सेकेंडरी एक्सरसाइज का फंडा समझ गया है तो किसी एक बॉडी पार्ट की हाँ। प्राइमरी एक्सरसाइज का नाम ले और उसी बॉडी पार्ट का सेकेंडरी का नाम लेके देख। तो डिप्स डाल सकता हूँ डिप्स किस में डालेगा तू? प्राइमरी में, क्योंकि ज्यादा उठा सकता हूँ मैं। और सेकेंडरी में क्या डालेगा? सेकेंडरी में सिंपल हो गया, क्या बोलते हैं जो सिंपल होते हैं डिप्स। कौन से वाले डिप्स? अरे नॉर्मल जो पुशअप वाले होते हैं, वो नॉर्मल जो करते हैं नीचे पैर रख के, नॉर्मल वाली मूवमेंट्स जो होती हैं। मतलब तू पहले को देख, तूने पहले प्राइमरी में तो तूने मुझे डिप्स बोल दिया, वो एक एक्सरसाइज हो गई। अब तू सेकेंडरी हम्म। मूवमेंट में क्या डालेगा? क्योंकि देख, तूने बेसिकली क्या बोला, तूने भाई तूने बोला मैं चेस्ट की बात कर रहा हूँ, मैं ट्राइसेप की बात कर रहा हूँ। क्योंकि डिप्स क्या होती है, चेस्ट, ट्राइसेप और शोल्डर भी होती है एक तरीके से। ठीक है। तो ये हो गई तेरी प्राइमरी। तू मुझे कहना हाँ। चाहता है कि जो तू सेकेंडरी एक्सरसाइज देगा वो भी इन्हीं बॉडी पार्ट्स के लिए होगी। तो वो कौन अच्छा सी तो एक्सरसाइज हो सकती है? पुशअप डाल दूंगा, पुशअप करेक्ट, डाल दूंगा। दैट इज करेक्ट। सो डिप्स हम्म। तुम्हारी प्राइमरी में आ सकती है। डिप्स ज्यादा बड़ी एक्सरसाइज है, उसमें तो पूरा बॉडी वेट उठाता है। पुशअप में तेरे पैर ठीक जमीन है। में होते हैं तो ऑब्वियसली तुम बॉडी वेट थोड़ा कम उठाते हो। करण एक बात और है, तुमने बोला ना जैसे कि क्या बोलते हैं कि रो से वो, ये प्राइमरी में जो बोला कि चेस्ट प्रेस कर रहा है बंदा, हम्म। तो तुमने बोला कि रोड से कर, डंबल से नहीं कर सकता क्या बंदा, या तो स्टार्टिंग में हमें उसे। एक क्वेश्चन मेरा भी इसमें ऐड हो गया। हाँ, नहीं, दैट्स अ गुड एक क्वेश्चन। क्वेश्चन मेरा भी आ गया। इस क्वेश्चन का आंसर देखो, अच्छा पहले एक आंसर मैं करता हूँ फिर सेकंड का करता हूँ। जो तुम्हारा प्राइमरी होता है सबसे हैवी यहाँ पे होता है। मतलब जो तुम अंधा भारी उठाते हो, तुम कहते हो यार भाई सबसे भारी मैं उठा रहा हूँ, वो तुम हैवी करते हो, वो तुम्हारे प्राइमरी होता है। अंधा भारी के बाद तुम अपने रेगुलर भारी में जाते हो, जो तुम्हारा नॉर्मल, लाइक नॉर्मल जिसे हम कहते हैं थोड़ा जैसे देख, ऑब्वियसली यार देख, डिप्स में क्या होता है, आदमी अपना बॉडी वेट उठाता है और डिप्स आप बहुत ज्यादा भारी कर सकते हो। पुशअप्स क्या होता है, पुशअप्स की पोजीशन ही ऐसी होती है कि वो डिप्स से कम भारी होती है। तो डिप्स और पुशअप में से डिप्स इज हेवियर, तो इट इज गोइंग टू बी डन फर्स्ट। जब आप रॉड से उठाते हो तो रॉड से एक आदमी होगा जो 100 किलो आराम से बेंच प्रेस करेगा, लेकिन अगर उसको आप 50 किलो के दो डंबल बोलोगे उठा तो वो बिल्कुल हिला नहीं पाएगा। सो बेंच प्रेस, बिकॉज वो एक रॉड होती है उससे आप 100 किलो उठा दोगे। डंबल में आप 50-50 के दो नहीं उठा पाओगे। तो अगर आपकी दो एक्सरसाइजेस बेंच प्रेस है और डंबल प्रेस है, डेफिनेटली बेंच प्रेस पहले करो फिर करो डंबल प्रेस। पर अगर आपने कहा यार बॉस मैं बेंच प्रेस कर ही नहीं रहा हूं, मैं सिंपल डंबल प्रेस कर रहा हूं, मैं डंबल प्रेस और पुशअप्स कर रहा हूं, तो आपके हिसाब से क्या चीज पहले होनी चाहिए, डंबल प्रेस या पुशअप्स? डंबल प्रेस। करेक्ट। क्योंकि क्या होता है कि डंबल पुशअप में क्या होता है, पुशअप में तेरी फुल बॉडी यूज होती है, तेरा कोर भी थकता है, बैक भी थकती है। डंबल प्रेस में क्या होता है, तू लेटा होता है तो सारा फोकस सिर्फ तेरे हाथों में, चेस्ट में होता है। क्योंकि डंबल प्रेस क्या है, तू लेटा हुआ है ना, उसमें कोर में कोई टेंशन नहीं होता, कोई प्रेशर नहीं होता, तो सारा फिटीक तेरे को हाथों में आता है। और इसी कारण से भारी डंबल प्रेस करने के बाद रिकवरी करने में ज्यादा टाइम लगता है। मतलब अगर मैं रावण तेरे को बोलूँ ना कि यार तू वेटेड पुशअप्स कर, और तू फेलियर तक ट्रेन करता है वेटेड पुशअप करके, अगले दिन तू कहता है करण मैं बहुत सोर हूँ, मेरी फट गई यार, हालत खराब। तू 3 दिन बाद खड़ा होगा, 2 दिन बाद, और तू रिकवरी फील करेगा, तू कहेगा हाँ यार करण मैं रिकवर हो गया। अगर मैं तेरे को उतना ही दम लगा के वो कराता, ये क्या कहते हैं, डंबल से अगर करवाता मैं चेस्ट प्रेस, तेरी रिकवरी में 1 या 2 दिन एक्स्ट्रा लगते। क्योंकि जब तुम पुशअप करते हो तो पुशअप में क्या होता है, ना सिर्फ तेरा हाथ थकता है पर तेरा कोर भी थकता है, तेरे पैर भी थकते हैं, तेरी फुल बॉडी थकती है। तो तू हाथों के थकने से काफी पहले रुक जाता है। लेकिन जब आप लेट के सिर्फ डंबल प्रेस करते हो तो उसमें आपके हाथ और चेस्ट और उन बॉडी पार्ट जिन पे आप टारगेट कर रहे हो, उनके सिवाय किसी भी बॉडी पार्ट में कोई थकान नहीं होती है। सो आपकी बॉडी बहुत ज्यादा फोकस कर सकती है उन चुनिंदा बॉडी पार्ट्स में। इसी कारण से वेट ट्रेनिंग में रिकवरी में ज्यादा टाइम लगता है बॉडी वेट ट्रेनिंग के मुकाबले। और इसी कारण से लोग बॉडी और वेट ट्रेनिंग ज्यादा प्रेफर करते जो हैं। बिल्कुल स्टार्टिंग में करना, जो बिल्कुल स्टार्टिंग में सीख रहे हैं, तो उनको क्या हमेशा रोड से कराना चाहिए या डंबल बेटर होता है पहले, सिर्फ दैट्स अ गुड, मूवमेंट सिखाने के लिए? ओके, दैट इज हाँ, दी अगेन स्टार्टिंग में। दिस इज, ये भी एक्चुअली बहुत अच्छा क्वेश्चन है। मेरा मेरा मानना क्या है, बड़ा सिंपल सा।
मेरा मानना ये है कि अगर क्लाइंट आपको अलग से नहीं पूछता कि यार, अगर तेरे क्लाइंट को चस्का नहीं है रॉड यूज करने का, जैसे कुछ क्लाइंट होते हैं वो कहते हैं हमें रॉड यूज करनी ही करनी है, अगर तुम्हारा क्लाइंट उस चस्का बाज नहीं है, मेरी रिकमेंडेशन है आप जिंदगी भर सिर्फ डंबल कराओ। जब आप रिंग में पुलअप्स करते हो, जब रिंग की एक्सरसाइज करते हो, उसमें क्या होता है वो हाथ के हिसाब से घूमता है, कलाई में दर्द नहीं होता, कोहनियों में दर्द नहीं होता। अगर आप डंबल यूज करते हो तो डंबल में क्या होता है कि डंबल में वो आपके हाथ, आपके कंफर्ट के हिसाब से आप उसे लेफ्ट राइट घुमा सकते हो। रॉड में क्या होता है कि रॉड हिलती नहीं है। सो कई लोग जिनको एल्बो में पेन रहता है या जिनको कलाई में दर्द रहता है, वो रॉड यूज करते हैं, उनको रॉड में दिक्कत आती है। तो माय रिकमेंडेशन इज, अगर आपको रॉड यूज करने की जरूरत नहीं है, आपके क्लाइंट को इंटरेस्ट नहीं है, आप जिंदगी भर क्लाइंट को वेटेड पुशअप्स भी करवा सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अगर आपका क्लाइंट डिप्स के लिए तैयार है, आप उसको डिप्स करवा रहे हो, वेटेड पुशअप्स करवा रहे हो और चेस्ट प्रेस करवा रहे हो, और वो कभी जिंदगी में रॉड ना यूज कराओ, क्लाइंट के रिजल्ट्स में कोई कमी नहीं आएगी। आप खुद भी ऐसे ट्रेन करते हो, आपके रिजल्ट्स में भी कोई कमी नहीं आएगी। मैं सिर्फ उनके लिए कह रहा हूँ जिनको रॉड यूज करनी पसंद आती है। उनको, अगर आप चेस्ट प्रेस कर रहे हो तो बेटर होगा कि आप चेस्ट प्रेस पहले करो, क्योंकि वो हैवी ज्यादा होती है, उसके बाद अपनी दूसरे मूवमेंट्स करो। ठीक है। ठीक है, Can I ask- दोनों क्लियर हो? उसमें कुछ और बताना है इसमें, या आप लोग क्लियर हो? मेरे को एक क्वेश्चन इसमें इमर्ज हुआ आज। प्लीज प्लीज। Can I ask? हाँ हाँ, नहीं मेरा प्लीज। ये है क्वेश्चन सर, जैसे कि डिप है। डिप एक ऐसी एक्सरसाइज है जहाँ पे वो प्रॉपर स्टेबल नहीं होती है बॉडी, लेकिन यही इसी दूसरी जगह पे वो पुशअप है जो कि हम्म। एक स्टेबल जगह है जहाँ पे आपके आपके पैर फैले हुए हैं, आपके हाथ रखे हुए हैं, तो यू आर मोर स्टेबल देन डिप्स। तो वो मेन एक्सरसाइज होगी कैसे नहीं होगी, और ये वाली एक्सरसाइज कैसे होगी? ऑल्दो आई अंडरस्टैंड कि हाँ वेट पूरा रहता है आपका डिप पे, बट पुशअप पे अगर जो डिप मार सकता है पूरा वेटेड के अपनी बॉडी वेट के साथ में, वो हम्म। इंसान प्रॉपर मेरे ख्याल से 50 किलो वेट अपने पीठ पे भी रख के पुशअप कर सकता है, आई ओके, थिंक। दैट्स अ गुड क्वेश्चन। सो इस क्वेश्चन का आंसर मैं इस तरीके से करता हूँ। अगर अगर तेरे डिप्स में कोई तेरे पैरों के नीचे कुछ रख दे, मतलब तेरे डिप्स है, किसी ने तेरे पैरों के नीचे कुछ कर दिया ताकि तू वो ना करे। जैसे होता है कि डिप्स करते हुए आदमी झूलता है ना हल्का सा, तो अगर कोई तेरे पैरों के नीचे कुछ सपोर्ट रख दे ताकि तू झूले नहीं, ताकि तेरे को बैलेंस की दिक्कत ना आए, तो तेरा आंसर टेक्निकली करेक्ट है। उस एक्सरसाइज में तुम ज्यादा वेट उठाओगे नॉर्मल डिप के मुकाबले, क्योंकि तेरे पैरों से तू हल्का सा सपोर्ट ले सकता है, तू स्टेबल हो सकता है, तेरा तो झूलने का खेल कम होगा। बट ऐसा क्यों नहीं होता अगर तुम पुशअप से कंपेयर करो? दो कारण है। एक होता है डिप्स में वेट ज्यादा हैवी उठता है क्योंकि आप पूरी बॉडी उठा रहे हो। दूसरा, डिप में जो स्ट्रेच आता है वो पुशअप से कई गुना ज्यादा होता है। और मसल बिल्डिंग के लिए जो स्ट्रेचिंग होती है मसल की, कि पूरा फुल रेंज ऑफ मोशन वाला स्ट्रेच होता है, वो एक बहुत जरूरी हिस्सा होता है मसल बिल्डिंग का। बहुत तू कह सकता है बहुत बड़ा भागीदार होता है वेट लिफ्टिंग का। सो पुशअप से ज्यादा चेस्ट और शोल्डर पे स्ट्रेच आता है, और ट्राइसेप्स पे जब तुम डिप्स करते हो, उस कारण से डिप्स में मसल बिल्डिंग बेटर होती है। तो डिप्स में वेट भी हैवियर होता है, आपका स्ट्रेच भी बेटर आता है, और आप उसको जब उसमें प्लेटें डालते हो तो उसमें प्लेटें डाल के वेट बढ़ाना ईजियर होता है। मतलब वो पोजीशन ऐसी होती है कि आपने बस पैरों के बीच में डंबल लटकाना है और आप वेट बढ़वा सकते हो। पर पुशअप्स में क्या होता है, अगर आप एक लेवल के ऊपर पीठ में वेट रखते हो तो बड़ा अनकंफर्टेबल आता है। इस कारण से डिप्स एक ओवरऑल इजियर एक्सरसाइज होती है भारी करने के लिए, बिकॉज उसकी पोजिशनिंग ऐसी होती है। इसमें कोई डाउट है, या मैं कुछ और एक्सप्लेन करूं इसमें? अभी नहीं है सर। ऑल राइट, तो मैं इसको बस जल्दी से बस क्या बोल रहा हूँ, डिप्स में तुम्हारा रेंज रेंज ऑफ मोशन, यानी कि जो तुम्हारी मसल्स होती है उनमें स्ट्रेच और अच्छा आता है। जिस मसल में स्ट्रेच बेटर आता है उसकी मसल बिल्डिंग बेटर होती है। दूसरा क्या होता है कि इसमें वेट्स ऐड करना ज्यादा इजियर होता है, क्योंकि पोजीशन ऐसी होती है पैरों के बीच में आपने डंबल लटका दिया, सिंपल। आप 10 15 20 किलो अगर आप अपने बैक के ऊपर ज्यादा वेट्स ऐड करते हो पुशअप करते हुए, आफ्टर अ टाइम इट बिकम्स वेरी अनकंफर्टेबल। उस एक्सरसाइज को करने में डिस्कंफर्ट होता है, क्योंकि वो तुम्हारे कंधों में दिक्कत देता है, लाइक वो तुम्हारे शोल्डर्स को ना हिलने नहीं देता ठीक से। तो पुशअप्स में वेट ऐड करने में दिक्कत आती आती है। 10 किलो 15 किलो ठीक है, वेटेड वेस्ट पहन ली तूने, चल ठीक है, 10 15 किलो तू पीछे रखेगा। पर 30 40 किलो या उसके ऊपर जाने में फिर दिक्कत आती है यार, फिर तुम इतने सारी प्लेटें रख रहे हो, वो भी अनकंफर्टेबल होता है। मतलब वेटेड पुशअप्स सही से करने के लिए यार फिर मेहनत बहुत होती है, कि आप साला वो भी लेके आ रहे हो, बेल्ट भी लेके आ रहे हो आप, इंक्लाइन भी लेके आ रहे हो सरफेस आप, मतलब यार वो धंधा अलग होता है।
वो गैप वाला हो जाएगा, गैप रख के बंदा कर रहा है तो, अगर ज्यादा ही है तो चेस्ट के वहां रख के, लेकिन वो फिर ज्यादा ही प्रोसेस लंबा हो जाएगा उसका। मतलब रामर तू जिम में नहीं कर पाएगा आराम से, तेरे को मतलब 2 बेंचें हाँ लानी मुश्किल पड़ेगी। है। हाँ मुश्किल है, मुश्किल है। तो वही चक्कर है यार, तुम फाइट, तो वहां पे 2 बेंचें तू यूज कर रहा है, वहां पे ना तू 2 बेंचें यूज करके वैन डैम बना हुआ है यार, प्लेट लटका रहा है, और तू इक्विपमेंट बहुत यूज होगा। आई थिंक सबसे प्रैक्टिकल जिम में अगर आप बाहर हो तो ठीक है, सबसे प्रैक्टिकल सोल्यूशन होता है यार कि अपने आप डंबल प्रेस कर रहे हो, पुशअप्स कर रहे हो, और धीरे धीरे करके जब मजबूत हो आते हो थोड़े, आप डिप्स में कन्वर्ट कर लेते हो। और डिप्स में वेट ऐड करना इतनी इजी होता है कि, और डिप्स क्या होता है कि जब 20 30 मतलब डिप्स मैंने लोग यार 70 70 80 80 किलो उठाते हुए भी देखे डिप्स में, मतलब लोग भयानक ताकत बना लेते हैं। तो डिप्स क्या है हाँ कि 100 से ऊपर ले जाते हैं, 100 से ऊपर है, 100 से 120 130। अब देखो यार, मतलब अब ये पागलपन, मतलब यार देखो 0 kg से 120 किलो लाने में मेरे हिसाब से 3 से 4 साल की ट्रेनिंग है कम से कम। तो ऐसे भी नहीं है कि तुम बोल सकते हो कि नहीं ये तो इजी होती है बॉडी पे, मतलब यार तुम 3 से 4 साल आराम से ट्रेन कर सकते हो, तब भी कोई गारंटी नहीं है कि तुम 120 तक पहुंचोगे मेरे हिसाब से, हर कोई नहीं पहुंचेगा मेरे हिसाब से। तो अगर कोई वेटेड ट्रेनिंग कर रहा है, कंधों में दिक्कत नहीं आती आपको डिप्स करते हुए, तो आई डोंट थिंक देयर इज एनी रीजन रॉड यूज करने की। रॉड में अपनी अलग दिक्कतें होती है, किसी को अगर बिल्कुल यूज करने का शौक है, मना मत करो, स्पेशली अगर आप किसी क्लाइंट के पास हो, तो सबसे बड़ी बेवकूफी कि आप क्लाइंट से झगड़ा करो। इफ द क्लाइंट वांट्स टू डू रॉड वाली, करा दो साले को रॉड, पर बाद में उसे डंबल भी करवा दो। और जो साला क्लाइंट बोले नहीं रॉड के लिए, उसको रॉड छुआओ ही मत। बात ही खत्म करो। डेडलिफ्ट में रॉड काम की होती है, स्क्वाट्स में भी मैं कहता हूँ स्क्वाट्स में भी रॉड यूज करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि स्क्वाट में रॉड यूज करते हैं तो उसमें हाथ पूरा पीछे आता है, उसमें एक्सटर्नल रोटेशन में, और उसमें कई लोगों को कंधे में दिक्कत आती है। तो स्क्वाटिंग में मैं कहता हूँ यार गॉबलेट स्क्वाट कराओ, फ्रंट स्क्वाट कराओ, लेग प्रेस कराओ, मशीन वाली जो लेग प्रेस होती है जो भी फलाना, लंजेस कराओ, लंजेस मेरी फेवरेट है, और इसमें लेग्स बन जाते हैं और आपको बार बैक में रख के स्क्वाट करने की जरूरत नहीं पड़नी चाहिए, ज्यादा लोगों को नीड भी नहीं होती है। ऑलराइट, सो एक और एग्जांपल मैं आपको देता हूँ। प्राइमरी एक्सरसाइज आपकी पुलअप्स हो गई, सेकेंडरी एक्सरसाइज आपकी ऑजी पुलअप्स हो गई, ऑस्ट्रेलियन पुलअप्स। और आई थिंक रावत तुम समझ रहे हो कि तेरा ट्रेनिंग प्रोग्राम ने उस तरीके से डिजाइन क्यों किया था। हाँ हाँ समझ गया। ठीक, हम इसी तुक पे कर रहे थे। अब क्या होता है, देखो ये आपका वो हो गया, एंड में फिर आप सेकेंडरी एक्सरसाइजेस के बाद आप उसमें जा सकते हो। इनको हम क्या कहते हैं इसको, तो अच्छा बाय द वे, इसको ना प्राइमरी एक्सरसाइज को आप ए सीरीज भी कहते हो, ए सीरीज, ये आपकी ए सीरीज होती है। सेकेंडरी एक्सरसाइज ऑब्वियसली आपकी बी सीरीज होती है क्योंकि ए के बाद बी आता है। और टर्शरी एक्सरसाइज आपकी सी सीरीज होती है। सी सीरीज डिपेंडिंग कि आप क्या चाहते हो, यूजुअली ये उसके लिए होती है, हाँ आइसोलेशन पे काम होता है यहाँ पे। तो आपने अपर बॉडी करने के बाद आपने एक सर्किट लगा दिया, बाइसेप कर्ल का आपने ड्रॉप सेट कर लिया उदाहरण के रूप में, क्या आपने पहले 15 किलो से बाइसेप कर्ल किया, फिर 12.5 से किया, फिर 10 से किया, खटाखट खटाखट आपने हो सकता है ट्राइसेप का आइसोलेशन सर्किट किया, ट्राइसेप का ड्रॉप सेट कर लिया, ट्राइसेप एक्सटेंशन का ड्रॉप सेट मार लिया आपने। अब हो सकता है कि आपने ये खटाखट खटाखट बाइसेप ड्रॉप सेट किया, खटाखट खटाखट ट्राइसेप ड्रॉप सेट किया, हल्का सा ब्रेक लिया, ऐसे 2 सेट निकलवा दिए, तो इससे आपकी बहुत बढ़िया बाइसेप ट्राइसेप में पंप आ गया। हो सकता है कि आपने कहा यार कि नहीं मुझे इस तरीके से नहीं करना, मेरी बाइसेप ट्राइसेप पहले बहुत अच्छी बन रही है, मेरे को यार अपने कंधे की सेहत पे काम करना है। तो हो सकता है आपने एक्सटर्नल रोटेशन पे काम शुरू कर लिया, एक्सटर्नल रोटेशन के सेट लगवा दिया आपने, और आपने कहा यार मैं एक्सटर्नल रोटेशन और लैटरल रेस करूंगा, क्योंकि मैं अपने शोल्डर पे भी काम करना चाहता हूँ और मैं रोटेटर कफ पे भी काम कर रहा हूँ। तो आपने इसके कुछ रेपिटेशन लगवा दिए, इससे कुछ रेपिटेशन लगवा दिए। सी सीरीज में आप यूजुअली इधर आइसोलेशन ट्रेनिंग करते हो, बाइसेप ट्राइसेप डोला काफ्स ये सब, या अगर आपका कोई बॉडी पार्ट लैग कर रहा है, कि आपने कहा बहुत सारे मेरे शोल्डर को ना मेरे को स्ट्रॉन्गर करना है, या आपने कहा मुझे मेरी ट्रैप मसल पे काम करना है, तो ये आइसोलेशन या रिहैब रिहैब वाले जो मूवमेंट्स होते हैं वो आप एंड में करते हो, प्रीहैब हम कहेंगे। ये एक बहुत सरल तरीका है एक्सरसाइज का डिजाइन समझने का। जिससे पहले मैं इस पे एक हल्की सी बात और बोलूं, कि आप लोगों को बेसिक फंडा समझ में आ गया हमने क्या किया अभी तक। यस हाँ सर, पता बट चला। ये चीज मेरे को
पूछना था सर। हाँ हाँ, बताओ बताओ। जैसे कि मान लिया हमने अपर बॉडी एक्सरसाइज करी है, हम्म ठीक है, तो क्या ये हो सकता है कि जिम में कर रहे हैं लैट पुल डाउन मार सकते हैं अभी के लिए, मतलब बेसिक में कह रहा हूँ, लैट पुल हम्म डाउन एक डंबल प्रेस, तो चेस्ट के लिए ये हो गया डंबल प्रेस, और लैट पुल डाउन हो गया बैक के लिए, अपर बैक जो है लैट के लिए। ठीक। उसके बाद में शोल्डर, अगर क्योंकि मेरे को लगता है कि अपर बॉडी में तीन सबसे मेजर मसल्स हैं, शोल्डर और चेस्ट एंड बैक। तो शोल्डर को हम उसमें रख सकते हैं, क्या नाम है उसको सेकंड में, जो सेमी, मतलब सेमी वो हो जाती है, मेन सेट, ओके, दिस इज अ क्या गुड बोलते हैं हम, क्वेश्चन। सेकेंडरी 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 एक्सरसाइज। दिस इज अ गुड यस सर। क्वेश्चन। अच्छा देखो, अब अब उसको अब हम उस पर डाल सकते ओके, अब मैं तुम्हें बताता हूँ, दिस इज अ रियली गुड क्वेश्चन। सो द थिंग इज कि अब ये एक सटल बात बोली है रावण ने, इसने आशीष ने। सो देखो, आपने किया चेस्ट प्रेस, आपने चेस्ट प्रेस पे उदाहरण के लिए 50 केजीज उठाए, 50 केजीज आपका चेस्ट प्रेस है, मैं सिर्फ एग्जांपल दे रहा हूँ। और आपका ओवरहेड या शोल्डर प्रेस, शोल्डर प्रेस आपका है 30 केजीज। अब आप लॉजिक में क्या बोलोगे, आप लॉजिक में बोलोगे यार ये करण सुन यार, शोल्डर प्रेस तो 30 किलो है, लेकिन बॉस चेस्ट प्रेस 50 किलो है, तो मेरे हिसाब से प्राइमरी एक्सरसाइज शुड बी चेस्ट प्रेस और सेकेंडरी एक्सरसाइज शुड बी शोल्डर प्रेस, करेक्ट? हैं। पर ये बात करेक्ट नहीं है, मैं आपको बताता हूं क्यों। क्योंकि ये दोनों बॉडी पार्ट सेम नहीं है। इनके देखो, ट्राइसेप तो दोनों की सेम है, और दोनों डेल्टॉइड्स को यूज करे, शोल्डर को यूज करे अलग अलग तरीकों से। थोड़ा चेस्ट में फ्रंट ज्यादा होता है, शोल्डर साइड्स को भी यूज करता है। दिक्कत क्या आती है लेकिन, कि अगर आपने चेस्ट प्रेस में अपने ट्राइसेप्स और अपने शोल्डर थका दिए, ये आपका शोल्डर प्रेस खराब कर देगा, और आपका शोल्डर प्रेस हो सकता है 25 किलो में गिर जाए। क्योंकि शोल्डर प्रेस में कम मसल्स होती है। चेस्ट प्रेस में क्या होता है, इतनी मोटी छाती की मसल होती है, लाइक यू हैव दिस बड़ी मसल छाती की, जो चेस्ट प्रेस में वेट उठाने में हेल्प करती है। शोल्डर प्रेस में आपके पास चुन्नी चुन्नी मसल होती है, छोटी सी ट्राइसेप, छोटा सा डेल्टॉइड। तो क्या होता है कि जब आप चेस्ट प्रेस में ट्राइसेप और शोल्डर को फिटिंग कर लेते हो, वो आपके शोल्डर प्रेस की परफॉर्मेंस को गिरा देता है। लेकिन अगर आप शोल्डर प्रेस करते हो, उसके बाद भी आप देख सकते हो कि आप बहुत अच्छी परफॉर्मेंस दे सकते हो चेस्ट प्रेस की, क्योंकि चेस्ट प्रेस में आप बड़ी चेस्ट मसल का भी यूज करते हो सपोर्ट करने के लिए। तो हो सकता है कि आप फ्रेश होकर 50 केजीज उठाओ, और 50 केजीज के आप हो सकता है 12 रेप निकाल दो, पर आपने शोल्डर, उससे पहले शोल्डर प्रेस किया, तो अब आपका हो सकता है 12 के ज्यादा से ज्यादा 10 हो जाए। परफॉर्मेंस गिरेगी पर बहुत ज्यादा नहीं गिरेगी। पर अगर आपने चेस्ट प्रेस का खतरनाक वर्कआउट कर लिया, तो आपकी शोल्डर प्रेस का जो वर्कआउट है वो 30 किलो से सीधा गिर जाएगा, उसकी परफॉर्मेंस खराब हो जाएगी। तो इसका मतलब क्या होता है कि जब हम प्राइमरी एक्सरसाइजेस चूज करते हैं, हमारी कोशिश ये है कि प्राइमरी एक्सरसाइजेस इस प्रकार से चूज हो कि सेकेंडरी एक्सरसाइज में हमको जितना कम वेट हो सके उतना कम वेट गिराना पड़े। मतलब ये है कि अगर आप स्क्वाट्स कर रहे हो, और आपका स्क्वाट्स 100 केजीज है, और यहाँ पे आपके लंजेस है और लंजेस आपके 50 केजीज है, अगर आप फ्रेश हो, 40 केजीज से 40 केजीज है अगर आप बिल्कुल फ्रेश हो। अगर आप अगर आप स्क्वाट का वर्कआउट करो, आपके लंजेस थोड़े से कम होंगे, नो डाउट। आप इधर वेट थोड़ा सा हल्का उठाओगे वगैरह वगैरह। लेकिन अगर आपने लंजेस कर लिए स्क्वाट से पहले, तो आपका 100 किलो का स्क्वाट हो सकता है सीधा 90-80 किलो में गिर जाए। तो क्या होता है कि सेकेंडरी एक्सरसाइज हम वो एक्सरसाइज को रखते हैं जो कम इफेक्ट होती है प्राइमरी के मुकाबले। वैसे ही जैसे अगर आप अपने आप को पुशअप्स में बहुत ज्यादा थका दोगे, वो आपकी डिप्स खराब कर देगा। पर आप डिप्स को बहुत ज्यादा थकाओगे, आप डिप्स के बाद भी पुशअप्स कर सकते हो। इसका सेंस बना किसी को? हाँ यस सर। सो यू आर ट्राइंग कि जो आपकी ए सीरीज है, जो आपकी प्राइमरी एक्सरसाइजेस है, ये सबसे हैवी और सबसे डिफिकल्ट एक्सरसाइज है। अगर आप वेटेड ऑजी पुलअप्स करते हो, या जिसको हॉरिजॉन्टल पुलअप्स कहते हैं, ये करने के बाद आपको अपने रेगुलर पुलअप्स करने में हल्की सी दिक्कत आएगी, आपके रेप्स बहुत अच्छे से कम हो जाएंगे। पर अगर आप पुलअप्स कंप्लीट करते हो, उसके बाद आप ऑजी पुलअप्स में जाते हो, क्योंकि इसमें मसल ग्रुप छोटा होता है, तो आप अभी भी आपकी एक अच्छी परफॉर्मेंस आ सकती है। अब देखो, मैं ये नहीं कह रहा हूं कि आप ए सीरीज में आप बेंच प्रेस नहीं कर सकते, या हर बार ए सीरीज में ही बेंच प्रेस करना है, बी सीरीज में ही शोल्डर प्रेस करना है।
मैं ये नहीं कह रहा हूँ ये आवश्यक है, पर मैं ये कह रहा हूँ कि अगर आपके पास कोई कारण नहीं है चेस्ट प्रेस पहले करने का, कि आप स्पेसिफिकली आपने कहा बॉस मेरे को मेरी छाती पे काम करना है, मेरे को मेरी छाती का साइज बढ़ाना है, तो ठीक है चेस्ट प्रेस पहले कर लो फिर। पर अगर आपके पास कोई बहुत स्पेसिफिक रीजन नहीं है और आप एक आदमी को ट्रेन कर रहे हो और आप एक अच्छा प्रोग्राम बनाना चाहते हो, तो यू ऑलवेज थिंक यार ए सीरीज में वो एक्सरसाइज है जो सबसे कम, जो सबसे ज्यादा एनर्जी चूसती है, बी सीरीज जो एनर्जी चूसती है बट ए से कम चूसती है, ताकि ए सीरीज बी को इतनी बुरी तरह डैमेज नहीं करेगा जितना बी ए को करने वाला है। और सी का भी सेम फंडा है। देखो ऑब्वियस सी बात है, अगर मैं आपको लैटरल रेस में थका दिया, आशीष अगर मैं तेरे को लैटरल रेस कराऊंगा, साइड रेस कराऊंगा मैं तेरे को, और मैं तेरे को थका दूंगा, तेरी शोल्डर प्रेस की परफॉर्मेंस को क्या होगा? थोड़ा बहुत तो इम्पैक्ट करेगा सर। बुरी तरह, मैं खत्म कर दूंगा तेरी परफॉर्मेंस, वेट नहीं उठा पाएगा तू, क्योंकि जो शोल्डर होता है बहुत जरूरी होता है। सो द थिंग इज कि आइसोलेशन मूवमेंट्स को देखो यार, इसमें बहुत सारी 19-20 वाली बात है, हजारों 19-20 वाली बात है। ऑब्वियसली मैं और डिटेल में बात करूंगा तो कई तरीके होते हैं, इसमें वार्म अप में लैटरल शोल्डर प्रेस करते हो वगैरह वगैरह। मैं तुम्हें ये नहीं कह रहा कि ये नियम जमीन में गड़े हुए नियम है कि नहीं इसने लंजेस फर्स्ट करा फिर स्क्वाट्स करा, गलत है, ये शिट वर्कआउट है। मैं ये सब नहीं कह रहा हूँ, पर मैं आपको एक तुक, एक लॉजिक बता रहा हूँ, और इस लॉजिक के अंतर्गत आप और चीजों को समय के साथ ऐड करोगे। तो लॉजिक को समझो पर ओवर थिंकिंग मत करो उसमें अभी के लिए। ठीक है सर। तो देखो, प्राइमरी सीरीज हैवी वाले मूवमेंट्स, डिफिकल्ट वाले मूवमेंट्स, सेकेंडरी सीरीज थोड़े से कम डिफिकल्ट पर अभी भी काफी डिफिकल्ट कंपाउंड मूवमेंट्स, और थर्ड सीरीज आपके डोले शोले, साइड्स, और जो भी आप एक्स्ट्रा जो कहते हैं आइसोलेशन ट्रेनिंग कहते हैं, पंप वाली ट्रेनिंग, भाई पंप आ गया, भाई पंप आ गया, पंप ट्रेनिंग आपकी सी सीरीज में आती है। और ये एक बड़ा सिंपल तरीका है वर्कआउट के बारे में सोचने का। इसमें मैं एक हल्की सी चीज और ऐड करता हूं। अगर आप मेडिसिन बॉल यूज करते हो, मेडिसिन बॉल थ्रोज और सब करते हो, जैसे आपने देखा होगा ना, मेडिसिन बॉल स्लैम या मेडिसिन बॉल फेंकना, मेडिसिन बॉल को दीवार ठक 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 फेंकना, वो इस टाइप की जो स्पीड वाले मूवमेंट होते हैं ये आप ए सीरीज से पहले करते हो। तो आप जो स्पीड वाले मूवमेंट होते हैं, स्पीड मूवमेंट्स आप सबसे पहले करते हो। इन केस अगर आप स्पीड मूवमेंट्स कर रहे हो, इसका मतलब अगर रावण, अगर तू वेटेड पुशअप्स करने वाला है और तू क्लैप पुशअप्स करने वाला है, बेटर होगा कि तू क्लैप पुशअप्स को पहले करे, उसके बाद तू वेटेड पुशअप्स को शुरू करे। तो स्पीड मूवमेंट में हो सकता है तुम्हारे क्लैप पुशअप्स हो, राइट, एक्सप्लोसिव पुलअप्स हो। मैं इस पर एक बात और करूंगा। मेडिसिन बॉल, मेडिसिन बॉल को यहां वहां फेंकना, मेडिसिन बॉल स्लैम्स, आपके ब्रॉड जंप्स, जो आपकी जंपिंग वगैरह होती है, ब्रॉड जंपिंग और सब। अब आप में से कोई एक सवाल पूछने वाला है, पूछो। आई होप ये वही सवाल है जो मैं सोच रहा हूँ। अभी तक आप लोगों को समझ में आ गया मैं क्या कह रहा हूँ? यस सर। राइट। तो जिससे पहले आपने हैवी मूवमेंट शुरू करते हो ए सीरीज, अगर आप बाय चांस किसी टाइप का जंपिंग एक्सप्लोसिव मूवमेंट करा रहे हो वर्कआउट में, हो सकता है आप करा रहे हो सकता है नहीं करा रहे, इन केस आप कराते हो तो वो आप ए सीरीज से पहले कराते हो। इस पे एक लॉजिकल सवाल आता है, करण साले क्लैप पुशअप करके तो मैं थक जाऊंगा, मैं एक्सप्लोसिव पुलअप करके थक जाऊंगा, तुम्हें नहीं लगता मेरी परफॉर्मेंस गिरेगी? दैट इज करेक्ट। इसी कारण से हम स्पीड मूवमेंट्स को FAILURE हम फेलियर तक नहीं कराते। इस टाइप के मूवमेंट हम फेलियर तक नहीं करते, हम स्पीड और पावर सिखाने के लिए करते हैं। इसका मतलब अगर मैं आपके सर में बंदूक रखूं, बोलूं साले 10 क्लैप पुशअप्स कर, 10 क्लैप पुशअप्स कर, तो आप 10 नहीं करोगे, आप सिर्फ 3 से 4 रेपिटेशन करोगे। अगर मैं आपको आंसू दिलवा के 10 क्लैप पुशअप लगवा सकता हूं, आप सिर्फ 3 से 4 करोगे, और उन 3 से 4 को इतना दम लगा के करोगे, इतनी क्वालिटी के साथ करोगे कि तू थक नहीं रहा है, तुम थकते नहीं हो इसमें। अगर आप एक्सप्लोसिव पुलअप्स 10 कर सकते हो, आप हो सकता है सिर्फ 3 या 4 करो, पर आप इतनी क्वालिटी के साथ करते हो, इतने बढ़िया तरीके से करते हो, आप अपने बॉडी को सिखाते हो यार कि स्पीड में मूव कैसे करते हैं। आप मेडिसिन बॉल फेंकते हो, मेडिसिन बॉल यूजुअली हम ज्यादा फेंक सकते हो, 10-15 बार तो आप फेंक सकते हो बिना थके।
तो अब धड़ाक 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 फेंकते हो और आप बॉडी को सिखाते हो कि मसल्स को जल्दी से एक्टिवेट कैसे करते हैं। ब्रॉड जंपिंग का भी वही फंडा है कि आप 10 सेकंड में जितना खरगोश की तरह उछल सकते हो उछलो, छक 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 छक। और ये आपकी एबिलिटी, आपकी वो आपको थकाता नहीं है, बट आपकी बॉडी को सिखाते हैं कि बेटा फास्ट कैसे होते हैं, एक्सप्लोसिव कैसे होते हैं, पावरफुल कैसे होते हैं। बेसिकली स्पीड मूवमेंट का सबसे बड़ा नियम क्या होता है कि आप जब ट्रेनिंग करते हो आपकी कोशिश है कि आप स्पीड मूवमेंट्स को फेलियर तक ना ले जाओ। उसके लिए बेटर है कि आप हैवी मूवमेंट्स को यूज करो, क्योंकि हैवी मूवमेंट्स इस काम के लिए थोड़े बेटर सूटेड होते हैं। आप स्पीड मूवमेंट से शरीर को रफ्तार सिखाना चाहते हो और आप हैवी मूवमेंट से शरीर को ताकत सिखाना चाहते हो। और मतलब कभी कभी तेरा मन करता है, तूने कहा आज तो साला मैं एक्सप्लोसिव पुशअप्स टू फेलियर करूंगा या क्लैप पुशअप्स फेलियर तक करूंगा, कर ले, मतलब ऐसी कोई दिक्कत नहीं है, मतलब मौत नहीं आ रही है। पर तुम जनरली अपनी ट्रेनिंग में यूजुअली तुम हैवी वेट के साथ फेलियर करना चाहते हो और स्पीड मूवमेंट के साथ तुम टेक्निक सिखाना चाहते हो कि यार फास्ट मूव करने का फीलिंग कैसा होता है। सो और बाय द वे आवश्यक नहीं होता है, अगर तू चाहते हैं ट्रेनिंग कराना जरूरी भी नहीं है, पर अगर तेरे को स्पीड और रफ्तार चाहिए एथलीट वाली, तो तुम स्पीड ट्रेनिंग डेफिनेटली कर सकते हो। ठीक है। ठीक है ठीक है। तो ये देख, ये हो गया तेरा स्पीड मूवमेंट, ये तेरी ए सीरीज हो गई, फिर बी सीरीज हो गई, सी हो गया। सी में तुम आइसोलेशन वगैरह जो तुम करते हो अपने हिसाब से। सो ये हो गई एक्सरसाइज ऑर्डर के ऊपर हमारी बात। एक्सरसाइज किस ऑर्डर पे चलनी चाहिए? हल्का मूव पहले, वार्म अप, फिर फास्ट मूवमेंट, फिर हैवी मूवमेंट, उससे थोड़ा लाइट मूवमेंट, फिर एक सुपर लाइट मूवमेंट जो तेरा यूजली बाइसेप ट्राइसेप, थोड़ा छोटी मसल्स को और बड़ा करने के लिए। ये हो गया। अब आते रेप्स पे। रेप्स का फंडा सिंपल है। अगर आप 1 से 5 रेप्स के बीच में एक एक्सरसाइज करते हो, मैं बहुत ही अभी इजी कर रहा हूँ बाय द वे, मतलब मैं कई सारी बातें डिस्कस नहीं कर रहा है, सुपर इजी। अगर आपने वेट इतना हैवी उठाया है या एक्सरसाइज इतना डिफिकल्ट करी है कि आप बड़ी मुश्किल से 1 से 5 रेप के बीच में उठा रहे हो, ये आपकी स्ट्रेंथ पे काम करता है, आपकी ताकत। आपकी ताकत जो आप कहते हो ना कि यार इस बंदे में बहुत ताकत है, भारी उठा सकता है, वो यहाँ पे आती है। जब आपका काम होता है कि बॉस ताकत वगैरह ठीक है, पर मेरे को मसल बनानी है, मेरे को तगड़ी मसल बनानी है, तो आप मसल यूजली 6 से 30 रेप्स के बीच में करते हो। इस रेंज में स्ट्रेंथ थोड़ी बहुत बनती है ऑब्वियसली, पर आपका मसल बिल्डिंग में बहुत ज्यादा फोकस बढ़ना शुरू होता है। और अगर आप लोअर बॉडी की बात करते हो, तो लोअर बॉडी तो साला 50 रेप्स तक मसल बिल्डिंग बहुत बढ़िया होती है। रेप्स का खेल क्या होता है कि जब आप ताकत बनाने की बात करते हो, कि आपको मसल से इतना मतलब नहीं है, आपने कहा मुझे सिर्फ ताकत चाहिए, मुझे बहुत जल्दी मसल नहीं चाहिए, और या आप स्पेसिफिकली किसी मसल वाली स्किल पे काम करो, ताकत वाली स्किल पे काम करो। फॉर एग्जाम्पल, वन आर्म का जो चिनअप होता है, वन आर्म का चिनअप एक स्ट्रेंथ की ताकत होती है, एक स्ट्रेंथ मूवमेंट होता है वन आर्म चिनअप। सो वन आर्म चिनअप सीखने के लिए आपको इतने हाई रेपिटेशन जाने की जरूरत नहीं होती है, क्योंकि वो उसका काम नहीं होता। एंड वन आर्म चिनअप की ट्रेनिंग के लिए हम यूजली रेपिटेशन लो रखते हैं। बस को साइड में एक और बात करता हूँ। गौर कर रावण की, अच्छा इसको हटाना पड़ेगा। गौर कर कि यहाँ पे मैंने, अच्छा अगर तू सच्ची कर सके हल्की सी मसल यहाँ पे बन जाती, सच्ची बात तो ये है। Okay? अब गौर कर रावण, यहाँ पे इन तीनों कैटेगरीज में 1 to 5 रेप्स और ये 6 to 50 के बीच में, इन तीनों कैटेगरीज में क्या चीज है जो हर जगह है? मसल बन रही है। मसल। हर जगह, साला हर जगह मसल बनती है। मतलब 1 to 5 में कम बनती है क्योंकि रेपिटेशन बहुत कम होता है, इसको बोले हल्की मसल। 1 to 5 रेप में थोड़ी हल्की मसल बनती है। पर क्या तू गौर कर रहा है कि सिवाय 1 to 5 रेप्स के, साला तुम किसी भी रेप्स में ट्रेन करते हो तुम्हारी मसल बिल्ड होती है? ठीक है, पर तू गौर कर कि क्या चीज है जो सिर्फ एक ही जगह में? वो स्ट्रेंथ एक ही में है 1 to 5। दैट इज करेक्ट। सो अगर आपका क्लाइंट आता है, आपका दोस्त आता है, कोई कहता है, वो कहता है साला मुझे मसल बिल्ड करनी है, मुझे मसल बिल्ड करनी है, जब तक ये पर्सन, नियम देख, नियम क्या है, जब तक आप फेलियर तक ट्रेन करते हो,
फेलियर के बिल्कुल आसपास आते हो कि अगर आप 20 रेप निकाल सकते हो तो आप 19, 20, 19, 18, 19, मतलब आप अपनी कुत्तागिरी के एंड तक आते हो। आप फेलियर के जब तक पास आओगे ट्रेनिंग में, आप मसल बिल्ड करोगे करोगे। फंडा बड़ा सिंपल है। तो अगर तेरा दोस्त है जो 25 रेप्स निकालता है पुशअप्स के, और उसके आंसू निकल आते हैं 25 में, वो कहता है बॉस मेरी मौत आ गई। आपका एक और दोस्त है जो वेटेड पुशअप्स करता है और वो 15 रेप्स निकालता है। मशर्ते दोनों की मेहनत सेम है, दोनों की मसल बिल्डिंग बहुत बढ़िया होगी। 15 रेप्स में भी बढ़िया मसल बिल्ड होती है, 25 रेप्स में भी बढ़िया मसल बिल्ड होती है। 6 रेप्स के ऊपर और 30 रेप्स के अंदर, अपर बॉडी के लिए तो खासकर, अपर बॉडी के लिए खासकर, और लोअर बॉडी तो ये ऐसी होती है। सेट के हिसाब से करन, एक सेट में अगर बंदा 30 भी मार रहा है तब भी उसकी होगी, हाँ या ओवर, हाँ, नहीं नहीं, या एक सेट ओवर। की, एक सेट की बात कर रहा हूँ मैं। अच्छा, ठीक है ठीक है ठीक। मतलब अपर बॉडी क्या होती है, देख अपर बॉडी उतना नहीं झेल पाती जितना लोअर बॉडी झेलती है। तो लोअर बॉडी में क्या होता है, रेपिटेशन, क्योंकि देख हम पूरे, देख हम जीवन भर खड़े रहते हैं ना पैरों में। तो जो सब यार अपर बॉडी की लिखते हैं दोबारा, तो जो हमारी लोअर बॉडी होती है, लोअर बॉडी को और रेपिटेशंस की भी नीड होती है। तो तू अगर बिल्कुल कुत्ता बनाना चाहता है तो 50 रेपिटेशंस तक भी धकेलेगा, उसमें भी अच्छी खासी मसल बिल्ड होती है। अपर बॉडी यार थोड़ा सा छोटी होती है, इतनी इतनी केपेबल नहीं होती जितनी लोअर बॉडी होती है। तो यूजुअली 6 to 30 रेप्स के बीच में अपर बॉडी का धंधा खत्म हो जाता है। जब तक आपकी मेहनत पूरी है, आप 10 रेप्स में भी मसल बिल्ड करोगे, 20 में भी करोगे, 25 में भी करोगे, 15 में भी करोगे। ये सारी रेंजेस काम करती है जब तक आप अपने आप को पूरा लिमिट तक ट्रेन करते हो, लाइक पूरा जैसे होता है अपने आप को पुश करते हो लिमिट तक। ये बात होगी मसल बिल्डिंग की। मसल बनेगा बॉस, 100% बनेगा। अब मैं सेट्स के ऊपर बात करता हूँ। सेट्स, ये अगला टॉपिक सेट्स का है, मैं सेट्स में बात करूंगा। सो क्या होता है कि अगर किसी का सिर्फ अगर मैं तेको देख तू, मैं तुम्हें बात बताई थी ना कि मैं पर्सनली 6 से 20 रेप्स के बीच में काम कराता हूँ। अगर तेको याद है, मैंने बोला था काफी पहले। हाँ हाँ, बताया तो। अब इस पे तो पूछ सकते हैं करण भाई देख यार, ये 20 से तेरी क्या दोस्ती है? मतलब तूने मेरे को अभी बोला कि मैं 30 तक भी कर सकता हूँ, और तू तो ये कह रहा है कि लोअर बॉडी तो साला 50 तक पुश कर सकते हैं। दिक्कत क्या आती ना भाई, दो दिक्कतें। एक तो अगर किसी आदमी को आपने 50 रेप्स तक पुश किया उसकी लोअर बॉडी में, और वो 50 रेप्स में आके फेलियर तक आता है, ऐसे वर्कआउट से रिकवरी करने में बहुत दिक्कत आती है रामन। सेट्स भी खराब हो जाएंगे ना, फिर सेट उतने भी नहीं कर पाएगा। चल मान ले 2 सेट कर लिए, क्योंकि देख घूम फिर के क्या होता है कि तेरी अगर तू 50 रेप्स के 2 सेट भी निकालता है, 2 सेट, हाँ, उसमें तेरी मसल बिल्डिंग, तेरी लेग्स बन जाएगी, बहुत बहुत बढ़िया बनेगी। देखो 3 सेट करने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि तू 2 में इतना कुत्ता बना चुका है अपना। दिक्कत क्या आएगी तेरे को कि वो 2 सेट्स को रिकवरी तेरी बहुत ज्यादा खाएंगे। तू दिन भर समझ भूखा गया। होगा, है ना? तू 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 दिन भर भूखा होगा, तू 6 दिन तक हिल नहीं पाएगा, और इतने जितने तू रेप्स करता है उतनी तेरी मसल फटती है, और जितनी तेरी मसल फटती है रिकवरी में उतनी मेहनत लगेगी तेरी बॉडी को। ये पहला रीजन है कि नहीं, मैं यूजुअली, बोलने का मतलब वो है कि उतने में उतना, जैसे 6 to 30 कर सकता है, लेकिन 20 तक बेस्ट है। इससे क्या होगा कि बंदा, इन्होंने बीच का वो बनाया होगा ना कि इससे बंदा इतना रिकवर कर लेगा, तो बेस्ट वही होगा, फिर 20 तक ले जाता बंदा, बेस्ट वे वो होगा। एग्जैक्टली। एक तो देख रिकवरी फास्टर होती है, क्योंकि तुम रेपिटेशन जितना बढ़ाते हो शरीर उतना टूटता है, रिकवरी में उतना टाइम लगता है। दूसरी एक बहुत बड़ी दिक्कत क्या आती है, वो टाइम की यार। 50 रेप निकालने में टाइम लगता है, हम्म। बंदा लगा हुआ है, बंदा लगा हुआ है, और साला 50 रेप खत्म नहीं हो रहे। तीसरा यार, ये मेंटली ना, मेंटली आदमी टूट जाता है। हाँ, सही बात। क्योंकि तेरे को आज तो पता है, देख तूने कहा ठीक है आज तेरा जोश आ रखा है, रात को बढ़िया सोया, कुछ दोस्तों ने तेरी तारीफ कर दी, भाई तेरी मसल अच्छी लग रही है, तो तू मोटिवेट होकर तो आ गया, आज तूने 50 खींच दिए। तेरे को अचानक याद आता है 3 दिन बाद दोबारा लेग डे है, और तू आता है, तू अपने कोच से कहता है बॉस आज मैं 50 नहीं कर सकता, और तेरा कोच डंडा लेगा, वो कहेगा बेटा तेरे से कौन पूछ रहा है। तो इस कारण से क्या होता है, मैं 20 के ऊपर जाना पसंद नहीं करता। एक तो रिकवरी का चक्कर है, दूसरा यार टाइम बहुत ज्यादा लगता है, और तीसरा क्या होता है यार कि 15 रेप्स 20 रेप यार, एक एक पॉइंट पे आके ना सच्ची फिर आप फ्रस्ट्रेट होने शुरू आते हो। इस कारण से मैं 6 to 20 के अंदर रहता हूँ।
पर अगर तू उस टाइप का बंदा है जिसको हाई रेपिटेशन पसंद आते हैं और तू कहता है करण यार मेरे को 20 में फील नहीं आती, 25 कर ले, 30 कर ले, कोई दिक्कत नहीं है। और लोअर बॉडी में तेरे को 50 तक खींचना, खींच ले, कोई दिक्कत नहीं है। इतने का सेंस बना, इसमें कोई भी क्वेश्चन है पूछ ले अगर तेरे दिमाग में कुछ है। करण तो फिर वेट थोड़ा उतने में ले जाएगा, 50 रन थोड़ा 50 किलो का 50 मार देगा बंदा, उसके तो फिर अलग ही उसको करने गिराने पड़ेंगे ना नंबर, उसका क्या सीन है फिर? ये एक मजेदार उतने में क्वेश्चन। बनेंगे बनेंगे हैं। हाँ, ये तेरा क्वेश्चन मैं समझ गया हूँ, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। ऑब्वियसली देख यार, रेप्स तेरे जितने प्लस होंगे तेरा वेट उतना ही माइनस होगा। हाँ अब मैं तुम्हें ये बताने वाला हूँ, इससे तेरी मसल बिल्डिंग पे कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक। वेट कम है तो भी मसल थाली बनती है और बहुत बढ़िया बनती है। तो हैवी वेट का ये मतलब नहीं है कि तू ज्यादा मसल बनाएगा, ऐसा नहीं होता है। अच्छा हैवी वेट का मतलब है स्ट्रेंथ, बस बा स्ट्रेंथ पे काम हो रही है। बेटा की बा, अब तुम समझ चुके हो। ये इसके सिवाय कुछ नहीं होता। अगर मैं तेरे को 20 kg का वो वेटेड मैं तेरे को वेटेड वेस्ट बनाऊं और तू 30 पुशअप्स में हाँ। तेरी फट जाती है, तो देख 20 kg का वेटेड वेस्ट ठीक है, मतलब है, पर लाइक बहुत लोग कर लेंगे इतना। लेकिन अगर तू फेलियर तक ट्रेन करेगा तो तेरे को, मतलब, अबे आई मीन देख, अगर तू अगर तू डिप्स कर रहा है 50 kg के साथ, वेटेड डिप्स कर रहा है और उसके तू 7 रेप्स निकालता है, उसमें भी बेहतरीन मसल बिल्ड होगी। अगर मैं 50 kg को 10 kg करूं और तेरे को 25 डिप के रेप्स करवाऊं, उसमें भी बढ़िया मसल बिल्ड होती है। ऐसा तो कोई अगर खास वेट डिफरेंस में नहीं। मतलब हिसाब किताब होता होगा क्या कि वेट में अगर बंदा ज्यादा उठा, अगर मतलब बंदा मान लो एक बंदा उठा ही नहीं था और एक बंदा थोड़ा बहुत उठा रहा है, तो जो थोड़ा बहुत उठा रहा है उसकी बंदे बोलते हैं उसकी मसल जल्दी बनेगी ना, और जो बकवास। बंदा अगर 10-20 किलो उठा रहा नहीं नहीं है नहीं, अनट्रू। ये बात ट्रू नहीं है। हैं? सुनने में ठीक। लगता है। अब तू अपने मन में सोच रहा होगा कि यार जिसने ज्यादा वेट उठाया वो ज्यादा मसल बनाता है। इस बात में कोई सच्चाई नहीं हाँ। है। रियलिटी इस बात की है कि जब तक आप फेलियर तक ट्रेन करते हो, कि वो आखिरी रेपिटेशन जिसमें आप करते हुए आप दम लगा के ऊपर जा रहे हो, जब तक आप उस पॉइंट को हिट करते हो 30 रेपिटेशन के अंतर्गत, आप बहुत अच्छी मसल बिल्ड करोगे। वेट मैटर नहीं करता, आपका फेलियर तक पुश करना मैटर करता है। अच्छा चाहे वेट हो या बंदा बॉडी वेट कर रहा है, वेट से कर रहा है, बस फेलियर तक वो चीज लेके जाएगा तो ही वो होगा। मेन वो है एक तो बोलते हैं ना, जिम में एग्जैक्ट बोलते हैं लोग कि नहीं वेट नहीं उठाओगे तो नहीं बनेगा आपका ये वो। नहीं नहीं, इसका मसल बिल्डिंग से कोई ताल्लुकात नहीं है। मसल बिल्डिंग फेलियर पे काम करती है। फेलियर को अगर हम टेक्निकल भाषा बोले तो मैकेनिकल टेंशन कहते हैं। ठीक। तो जब तक आप 30 रेप के अंतर्गत आप फेलियर मार रहे हो, 6 के ऊपर, क्योंकि 6 के ऊपर फिर पूरा स्ट्रेंथ हो जाता है, 6 के नीचे जब तक आप फेलियर को हिट कर रहे हो, आप बहुत अच्छी मसल बिल्ड करोगे। तो आप अपने आप से जब भी आप ट्रेनिंग करते हो, अपने आप से आप पूछो कि आपने फेलियर तक ट्रेन किया, हाँ या ना। अगर आपने 30 रेप से कम आपने निकाले, अब देखो यार, अगर तू 35 भी निकालेगा उसमें मसल बिल्ड होती है। मैं जस्ट कह रहा हूँ कि फिर 30 के फिर क्या होता है कि तुम रेप्स बढ़ाते रहते हो, फिर टाइम भी एक्स्ट्रा यूज करते हो और 19-20 का फर्क आता है। तो क्या होता है कि आप 10 रेप 20 रेप में फेलियर पहुंचो, 10 रेप में फेलियर पहुंचो, 25 रेप में फेलियर पहुंचो, आप जब तक आप फेलियर तक पहुंच रहे हो आपकी मसल बिल्डिंग बेहतरीन हो गई, आपके डोले बाहर निकलेंगे, उसकी आप चिंता मत करो। पर ये नहीं होगा आपके साथ, स्ट्रेंथ डेवलप नहीं होगी आपकी, लेकिन उसके लिए लो रेपिटेशन ट्रेनिंग करनी पड़ती है। ठीक है। सो मैं एक लाइन में रिपीट कर रहा हूँ। मसल बिल्डिंग 6 से लेके 30, सच्ची बात है 6 से लेके 50 के बीच में, जब तक आप फेलियर तक ट्रेन करते हो मसल बिल्डिंग होती ही होती है। आप वेट कम करते हो, रेप्स ज्यादा निकालते हो, वेट भारी करते हो, रेप्स कम करते हो, जब तक आप इस रेप रेंज के अंतर्गत मोस्टली हो, आप देखोगे कि मसल बिल्डिंग आपकी उतनी ही अच्छी होती है। परंतु ऑब्वियस सी बात है कि जो आदमी सिर्फ 5 किलो का डंबल लेके पुशअप्स करता है, उसकी ताकत, और एक आदमी जो 50 किलो का वेट लेके पुशअप्स करता है, हो सकता है कि दोनों दिखने में सेम लगे क्योंकि दोनों फेलियर तक ट्रेन करते हैं। पर उनमें से एक बंदा हैवी उठाता है तो उसकी बॉडी में एक ताकत है जो उस हल्के वेट वाले के पास नहीं है। और वो जो ताकत होती है वो ताकत आपके हैवी वेट से आती है, और हैवी वेट्स यूजुअली आपके रेपिटेशन नीचे गिरा देता है। तो इसका सोल्यूशन क्या होता है? इसका सोल्यूशन होता है कि हर कुछ महीने हमको हैवी ट्रेनिंग भी करनी चाहिए ताकि हमारी बॉडी में ताकत बनी रहे। पर हम ये रेपिटेशन वाली ट्रेनिंग भी कर सकते हैं क्योंकि इस रेपिटेशन वाली ट्रेनिंग में मसल बिल्डिंग अच्छी होती है और जोड़ों के लिए अच्छा होता है।
ये होगी रेप्स की बात। भैया इसमें कुछ क्वेश्चंस? नहीं नहीं। आशीष कोई क्वेश्चन? ये ऑन करके भाग गया यार, ये बहुत गंदी स्ट्रैटेजी है। पानी भी नहीं। काफी देर से पानी पी रहा है। नहीं नहीं, अच्छा ठीक है। सो ये हमारा पॉइंट है इसके बीच में। अब रावण तेरे अगले क्वेश्चन पे आती है जो सेट्स के ऊपर है। अब अब एक क्वेश्चन इस पे क्या हो सकता है, तुमने कहा यार कि बॉस देखो यार, आज मैं जोश में हूँ, आज मैं 50 रेप्स के लगाऊंगा स्क्वाट्स, वेटेड स्क्वाट्स। तूने अपनी पीठ में 50 किलो रखा, तूने 50 रेप्स निकाले, और तू उल्टी, तेरे को उल्टी आने वाली है, तूने किसी तरीके से 50 किए। इसके बाद तूने ब्रेक लिया, जितने भी टाइम का ब्रेक तू लेता है। अब तूने कहा यार कि यार हम यूजुअली तो हम 3 से 4 सेट करते किसी भी वर्कआउट के, तो तुमने कहा यार मैं सारा क्या 200 रेपिटेशन निकालूंगा स्क्वाट्स के। सो ऑब्वियसली नियम इसका क्या होता है, अगर मैं आपको बहुत बेसिक में बताऊं, आप यूजुअली चाहते हो यार कि अगर आप हाई रेपिटेशन एक्सरसाइज कर रहे हो, जैसे अगर आप 25 रेप्स के ऊपर जा रहे हो, 25 रेप्स को प्लस जा रहे हो, मैं जनरल बात आपको बता रहा हूँ, ये 19-20 वाली बात है। अगर आप 25 रेप्स के ऊपर जाते हो तो आपको 2 सेट से ज्यादा करने की जरूरत नहीं पड़नी चाहिए। अगर आप 20-25 रेप्स निकाल रहे हो और आप बुरी तरह आप जा रहे हो, 25-50 के बीच में जा रहे हो, 2 सेट के ऊपर की जरूरत नहीं पड़ती। ज्यादातर जो आपके वेट होते हैं, जैसे कि आपके इसके उल्टी तरफ जाते हैं, अगर आप बोलो आप 10 से 15 की बात कर रहे हो, 10 से 15 में हम यूजुअली क्या करते हैं कि हम 3 से 4 सेट निकाल देते हैं। ये जनरल बात है, जनरल बात है। इस 15 से जो 25 का जो हिसाब है, अगर मैं कह रहा हूँ देखो, मैं बहुत आपको मोटी मोटी बात बता रहा हूँ, इसका कोई कठोर नियम नहीं होता है, मैं आपको मोटी मोटी बात बता रहा हूँ ताकि हम रिकवरी कर सको। यहाँ आपके 2 से 3 सेट होते हैं, आपकी थकान के हिसाब से, आप प्रोग्रामिंग में क्या कर रहे हो, आपके लेग वर्कआउट में और क्या क्या है। क्योंकि देखो यार, ऑब्वियसली अगर आप 25 रेप के 2 सेट निकाल रहे हो स्क्वाट्स में, तो मेरे को बहुत डाउट है इसके बाद अगर आप लंजेस कर पाओगे। मेरे को डाउट है, मेरे को शक है कि आप 25 स्क्वाट्स करने के बाद, वो भी 2-2 सेट, कि आप उसके बाद लंजेस करोगे और हैवी लंजेस उठाओगे। मेरे को भारी डाउट है कि आपकी इतनी हिम्मत होगी। है तो वेल एंड गुड, आपकी डाइट होपफुली अच्छी हो फिर। तो जनरली हम ये करते हैं, अगर आपके 10 से 15 रेप्स है, 3 से 4 सेट चल जाते हैं। मैं तो ये तक कहता हूँ कि 8 से 15 इसमें भी चल जाता है आपका। 15 से 25 आपके रेप्स है, 2 से 3 सेट चल जाते हैं। जितना जितना हैवी जाते जितना लाइट जाते हैं, उतने सेट्स कम होते रहते हैं। और 25+ रेप्स के लिए 2 सेट बहुत है। अगर आप किसी कारण से आप इसके आगे भी कुछ काम करने वाले हो, कि आपने कहा भाई इसके आगे भी मेरा लेग वर्कआउट है, तो हो सकता है कि आप एक ही सेट निकालो। कि आप इतनी बुरी तरह आपने फेलियर तक अपने आप को पुश किया कि आप एक ही सेट निकाला, उसके बाद में लंजेस वगैरह कर दिए। तो इसको मैं 1 to 2 सेट्स भी कर सकता हूँ, कोई दिक्कत नहीं। एक इसका कौन सा है? तो इसका अभी तक सेंस बन रहा है आप लोगों को? हाँ ठीक है, समझ गया। भाई बताओ यार, आशीष, डज दिस मेक एनी सेंस? देखो आशीष, सर मैं तो बोल रहा हूँ क्या? मैं तो बोल रहा हूँ लेकिन आवाज नहीं आ रही, आई थिंक आपको। एक काम कर जरा, मेरे को ना चैट में, अगर आई थिंक कुछ आवाज में कुछ दिक्कत आ रही तेरी शायद, अगर कुछ क्वेश्चन वगैरह होता है मुझे चैट में। यार देखो, अगर मैं बात कर रहा हूँ, मेरे बात करने के दौरान आपको कोई क्वेश्चन आ रहा है, तो इट माइट बी गुड अगर आप चैट में सेंड कर लो। या अगर मैं बहुत ज्यादा बात कर रहा हूँ तब तो बात अलग है, तब तो इंटरप्ट करूँ, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। पर चल ठीक है, यू गॉट इट, ग्रेट। सो हम यूजुअली इस तरीके से करते हैं। रेप्स और सेट्स में मैं एक और बात आपसे करने वाला हूँ जल्दी से। आप एक बॉडी पार्ट के लिए आप एक बॉडी पार्ट के लिए 10 से 20 सेट करना चाहते हो हफ्ते के। तो इसका कहने का मतलब क्या है? व्हाट आई मीन टू से इज कि अगर आपने स्क्वाट्स किए, तो स्क्वाट्स बेसिकली क्या होता है, आपकी ग्लूट्स होती है और आपकी क्वाड्स होती है। तो अगर आपने मंडे को
या अभी चले एक काम करते, कंफ्यूज नहीं करते, हम सिर्फ क्वाड्स की बात करते हैं, थाइस की। आपने स्क्वाट्स के निकाले 4 सेट और आपने लंजेस के निकाले 3 सेट्स, तो आपके टोटल सेट हो गए 7। कहने का मतलब कि हमारे 10 to 20 बॉडी पार्ट्स पर वीक के हिसाब से काफी कम है, तो वंस अ वीक काफी नहीं है। फिर हम वेंसडे को आते हैं। वेंसडे को मान ले हमने किया लेग प्रेस मान लो 4 सेट। उसके बाद हमने किए लेग एक्सटेंशन मान लो, चलो यार मैं ऐसी कुछ भी लिख रहा हूँ, 4 सेट। तो यहाँ पे हमने क्वाड्स के लिए, अभी थाई के लिए कर लिया हमने 8 सेट और। फिर भैया फ्राइडे को आ गए। फ्राइडे को हमने कहा 3 times a week करें हम लेग्स को, क्योंकि हम टॉर्चर करना पसंद करते हैं, क्योंकि हम अच्छे लोग नहीं है शायद। यहाँ पे हम मान लो तुमने हैक स्क्वाट किया, हैक स्क्वाट मशीन वाले जो हैक स्क्वाट होता है, 4 सेट निकाले उसके। उसके बाद आपने रिवर्स नॉर्डिक करे, इस मशीन का मेरे को नाम भी याद नहीं है, 3 सेट के 5, 6, 7। अब जरा बात करते हैं टोटल सेट कितने हुए यहाँ पे। तो 7 और 14 तो आपके ये हो गए। 8 कितना हो गया ये, 1 मिनट रुक जाओ यार, 8, 9, 15, 22। सर रिवर्स नॉर्डिक से आपका मतलब क्या लेग कर्ल है सर? नहीं अबे रिवर्स नॉर्डिक तू, अब एक क्वाड एक्सरसाइज है, तू देख लेना उसे। या एक सेकंड रुक जा, मैं सिंपल, इससे भी सिंपल एक्सरसाइज में स्पैनिश स्क्वाट्स कर रहा हूँ, SPANISHSQUATS। स्पैनिश स्क्वाट्स वो होता है इसमें तू अपनी मशीन में पैर लटकाता है, तू बैठता है उसमें, मतलब वो उसमें तू खड़ा होता है, वो तेरे पैरों को पकड़ लेती है, घुटने के नीचे के हिस्से को, और फिर तू नीचे बैठता है ऐसे कि तू नकली चेयर पे बैठ रहा है। हाँ हाँ गेट इट, एक छोटी सी मशीन होती है उस पे मतलब पैर फंसा के। करेक्ट। तो स्पैनिश स्क्वाड से 3 सेट। अब तुम लोग गौर कर रहे हो कि ये 22 सेट्स हो चुका है, करेक्ट? सर दिस मीन्स कि ये हल्का सा हमारे जो 10 to 20 बॉडी पार्ट पर वीक का जो हल्का सा नियम था, उसको थोड़ा सा हम बाहर आ चुके हैं। बहुत सारे तेरे क्लाइंट्स होंगे जो नहीं झेल पाएंगे इस वर्कआउट को, तू उनको हफ्ते में 3 बार ऐसा वर्कआउट कराएगा। मैं तेको 10 लोग दूंगा, 10 में से कम 6 लोग होंगे जो इतना सारा लेग वर्कआउट झेल ही नहीं पाएंगे, वो नहीं कर पाएंगे, उनकी औकात नहीं होगी। सो 10 to 20 बॉडी पार्ट्स पर वीक, मोस्ट पीपल 10 to 15 में बहुत बढ़िया काम करते हैं। फॉर मोस्ट पीपल उनकी क्योंकि डाइट बहुत नॉर्मल सी होती है, लाइफ में स्ट्रेस होता है नॉर्मल, जैसे तेरे वो लोग होते हैं, जैसे कम IT के लोग, और जैसे घर में बैठने वाली मम्मी, या जो फादर जो बिजनेस संभाल रहे हैं, मतलब इस टाइप की चीजें जो लाइक लोग अपना, एथलीट्स नहीं है, उनकी कोई स्पेशल देखभाल नहीं हो रही क्योंकि मसाज थेरेपी नहीं चलती है, सो यूजुअली जनरल क्लाइंट इतना नहीं संभाल पाता। सो फॉर मोस्ट पीपल 10 to 15 सेट्स इज अराउंड ओके। अब मैं इसमें क्या चेंजेस ला सकता हूँ, तुम लोग बताओ मैं इसमें क्या चेंजेस ला सकता हूँ। क्या चीज तुम्हें लगता है कम करने का, कम की जा सकती है, क्या चीज तुम्हें लगता है कि नहीं यार इसको ना कम किया जाए, क्या चीज को ज्यादा कम किया जाए, क्या करें? सर सेट्स थोड़े से कम कर सकते हैं। या ओ, 2 वीक में 2 बार करें। अच्छा, इंटरेस्टिंग सॉल्यूशंस, इंटरेस्टिंग सॉल्यूशंस। सो सोल्यूशन, मैं रावण का सोल्यूशन जो है उसका है 2 times a week है, और आशीष का सोल्यूशन है वॉल्यूम गिरा देना, वॉल्यूम ड्रॉप यानी कि सेट्स गिरा देना। आई लाइक दिस। ओके, अब मुझे बताओ कि इनमें से इनमें से कौन सा सोल्यूशन सही है? मैं एक्चुअली प्रेफर करूंगा कि मतलब मेरे को ऐसा लगता है कि इसमें थोड़े से रेपिटेशन कम कर सकते हैं, मतलब सेट्स कम कर सकते हैं। अच्छा ठीक है। और रावण तूने कहा कि ट्वाइस वीक करना है। अब रावण के सजेशन से क्या होता है कि करीबन हम 14 सेट्स पे आ जाते हैं। रावण के सजेशन को फॉलो करते ही मैं अगर वेंसडे को उड़ा देता हूँ तो सीधा हम 22 से 14 सेट्स में आ जाते हैं। अब क्या है सही है गलत है उसके ऊपर हम थोड़ी देर में बात करेंगे। आशीष तुम बताओ तुम क्या करोगे इसको सही करने के लिए?
आशीष टाइप कर रहा हूँ तो वही। अरे बाप रे, मुंह से ही बोल देता है यार वो। ये मुझे अच्छा लगा कि अच्छा बंदा ही गायब हो गया, चलिए वापस आ गया। हाँ आशीष। हेलो। हाँ जी बताओ यार। हेलो। हाँ हाँ। अरे सर ब्लूटूथ ही काम नहीं कर रहा था, आवाज ही नहीं आया कुछ भी। अबे यार, अच्छा तो ये बता, तो इस प्रोग्राम को मॉडिफाई कर। तूने मुझे बोला सेट्स गिरा देना है, कैसे करेगा मॉडिफाई इस प्रोग्राम को? और 3 सेट कर सकते हैं सर, किस चीज के? 4 की जगह पे। और हम्म। सारे एक्सरसाइजेस के 3 जो जो भी लेग रहे में ज्यादातर सारे एक्सरसाइजेस की 3 सेट्स पे ऑलराइट, तो एक काम करते हैं, इसको जरा ट्राई करके देखते देखते क्या होता है। तो देखो, ये हो गया तेरा 3 3 6 12 और ये 18 हो गया। तो आशीष ने किया ठीक है। 18 सेट्स के आसपास हम आ चुके हैं। ऑलराइट कूल। अब चलो मैं तुम्हारे क्वेश्चन का आंसर करता हूं। तुम दोनों के आंसर करेक्ट है, दोनों अप्रोच काम करते हैं, दोनों करेक्ट आंसर्स है और दोनों सही तरीके। अब इसमें सवाल लेकिन आता है कि यार अगर दोनों सही तरीके है तो मैं किस आंसर को चूज करूं? अगर सड़क लेफ्ट भी जा रही है राइट भी जा रही है और तुम मुझे कह रहे हो कि लेफ्ट में भी रास्ता है मेरा जहां मुझे पहुंचना है और राइट भी मेरे को वही पहुंचा रहा है, तो मैं सारा रास्ता कौन सा चुनूं? अब इस क्वेश्चन का आंसर क्या है? इस क्वेश्चन का आंसर हमारा ये है, इट डिपेंड्स ऑन पर्सन्स, हाँ, रिकवरी एंड इंटरेस्ट। आशीष ने 18 सेट करा है, रावण कह रहे हैं 14 सेट है। हो सकता है कि ये क्लाइंट की रिकवरी इतनी अच्छी है कि उसको 14 सेट में वो रिजल्ट्स आ रहे हैं, पर उसको 18 सेट में इवन बेटर रिजल्ट आते हैं क्योंकि उसकी बॉडी उस टाइप की है कि झेल सकती है सब। कुछ लोगों की बॉडी की रिकवरी अच्छी होती है, तो हो सकता है कि उस स्पेशल क्लाइंट के लिए 18 सेट काम करते हैं। पर ऐसा भी हो सकता है कि क्लाइंट भली रिकवरी कर सकता है पर क्लाइंट मेंटली हफ्ते में 3 बार लेग वर्कआउट पसंद नहीं करता। आप उसको पुश कर सकते हो, आप उसको पुश करते हो, बट क्लाइंट कहता है कि बॉस देख यार, मंडे को तो मुझे धकेल, पर यार मेरे को मेंटल रिकवरी में टाइम लगता है, तो मुझे फिर मंडे के बाद सीधा फ्राइडे को धकेलता है, मैं तैयार हो जाता हूँ। तो उसकी मेंटालिटी पसंद नहीं करती कि हफ्ते में 3 बार करे हो। तो ऑल दो 18 सेट में उसके रिजल्ट आ रहे हैं और बहुत बढ़िया आ रहे हैं, पर उस बंदे को फिर रावण का सोल्यूशन बेटर सूट करेगा, क्योंकि इस बंदे को पसंद ही नहीं आता कि उसको वेंसडे को तुम ये करा रहे हो। वो कहता है साला मुझे कोर कराओ, मुझे कार्डियो करना है, मैं मैं हफ्ते में 3 बार लेग्स नहीं कर सकता। और वो बंदा फिर वेंसडे को आप उसे कुछ और करा रहे हो। और इसमें क्या है, उसके 14 सेट्स हो रहे हैं जो आप कह सकते हो हाँ ठीक है, कम है ज्यादा है जो भी है, हर आदमी का डिफरेंट होता है, पर ये उसका भी गोल पूरा करता है। मैं दोबारा स्टार्टिंग पे आता हूँ, 10 से 20 सेट हर बॉडी पार्ट के लिए पर वीक। जब आप एक वर्कआउट क्रिएट कर लेते हो, आप उसके एंड में बैठ के आप कैलकुलेट करते हो, चेकिंग करते हो कि यार 10 कितने सेट्स है, बाइसेप के कितने सेट है, ट्राइसेप के कितने सेट है, इस टाइप की बात है। और ज्यादातर लोगों के लिए 10 to 15 सेट्स बहुत होते हैं, बहुत होते हैं। मैंने बतेरे क्लाइंटों की बॉडी बना रखी है सिर्फ 6 से 10 सेट करा के। मेरे पास एक ओल्डर क्लाइंट है, 50 समथिंग का है, उसको मैं लिटरली 2 एक्सरसाइज कराता हूँ कई बार। मतलब उसे ब्रीदिंग कराता हूँ क्योंकि बेचारा वो थकार के आता है, दिन भर उसे कंप्यूटर में काम होता है। उसको मैं 15 मिनट ब्रीदिंग एक्सरसाइज कराता हूँ, और उसको मैं सिर्फ 2 एक्सरसाइज 3 जैसे अपर बॉडी के दिन से पुशअप्स और पुलअप्स कराऊंगा उसे 3 4 सेट। तो पूरे वर्कआउट में 2 से 3 एक्सरसाइज करेगा वो, ब्रीदिंग करेगा। रिजल्ट उसके बहुत बढ़िया आ रहे हैं। पहले बेचारा वो ऑस्ट्रेलियन पुलअप भी नहीं कर पाता था, बंदा ऑलमोस्ट पुलअप करने वाला है, तो उसके तो रिजल्ट बहुत बढ़िया आ रहे हैं। किसी दूसरे आदमी के लिए हो सकता है कि मैं 6 से 8 एक्सरसाइज कराऊं, पर मैं कोशिश करूंगा कि सेट्स और रेप्स इसी के अंतर्गत में रखूं। सो जनरली स्पीकिंग हमारा धंधा ये होता है। और बाय द वे ऑब्वियसली जब मैं सेट्स बोलता हूँ मैं फेलियर की बात कर रहा हूँ, कि आप हल्के हल्के सेट्स करा रहे हो, नहीं कोई नहीं कोई नहीं, 5 रेप और बाकी कोई नहीं, ब्रेक ले ब्रेक ले, मैं उस सेट की बात नहीं कर रहा हूँ। आई एम ऑब्वियसली टॉकिंग अबाउट सेट्स जो बहुत लाइक लाइक आप अच्छा आप पुश कर रहे हो, मतलब आप पुश कर रहे हो और आप आखिरी, जैसे दिख रहा है कि भाई आखिरी जो 1 या 2 रेप है उसमें आपकी सच्ची
आप फट रही है, आपकी हालत खराब हो रही है, दैट यू हैव टू मेक श्योर। सो ये है हमारी इसके ऊपर बात, बॉडी पार्ट्स और सेट्स के ऊपर। तुम लोगों को रेप्स और सेट्स का फंडा काइंड ऑफ समझ में आ गया, हाँ ठीक है। राइट? यस सर। सेट्स के ऊपर मैं एक और बात बोलूंगा, जो तुम्हारी स्ट्रेंथ रेंज होती है, जो स्ट्रेंथ एक्सरसाइज होती है, जो तुम्हारे 1 से 5, खासकर 1 से 5 जो तुम्हारे रेप्स होते हैं, इसमें तुम्हारे सेट्स काफी ज्यादा होते हैं। मतलब ये ऑलमोस्ट 5 to 10 के बीच में कुछ भी हो सकता है। क्योंकि क्योंकि क्या होता है, क्योंकि स्ट्रेंथ में इतने कम रेपिटेशन लगते हैं, तो तुमको अनफॉर्चुनेटली क्या होता है, तुमको वो सेट्स काफी लगाने पड़ते हैं, क्योंकि ऑब्वियसली तुम किसी एक्सरसाइज के से 5 रेप्स करोगे, उससे घंटा कुछ नहीं उखड़ेगा। तो इसमें क्या होता है, तुम्हें सेट्स कई सारे लगाने होते हैं, क्योंकि 5 रेप या 10 रेप में बॉडी में चेंजेस नहीं आते, बॉडी को रेपिटेशन चाहिए होती है जिससे पहले बॉडी चेंज ला सके। तो जो बहुत लो रेपिटेशन वाली ट्रेनिंग होती है, इसमें हम सेट्स काफी ऊंचे रखते हैं। और ये 6 to 8 रेप्स वाली जो ट्रेनिंग होती है, इसमें वो ये 4 से 5 सेट काइंड ऑफ वाली चीज समझ लो। अगेन मैं आपको बोल रहा हूं कि इन रेपिटेशंस के अंतर्गत आप खो मत जाना, ये सिर्फ सोचने के तरीके होते हैं, ये कोई एग्जैक्ट आंसर नहीं होते कि यही सही आंसर है। 25 रेप में अगर मैंने गलती से 4 सेट निकाल दी तो मैं मर जाऊंगा, या अगर मैंने 6 to 8 रेप्स में गलती से मैंने 2 सेट, मतलब दीज आर जस्ट जनरल नियम जो आपको फॉलो करने हैं, वरना आप अपने हिसाब से ऊंच नीच करते रहते हो। ये अब बात करते हैं टेम्पो की। मैं वीडियो शुरू करना चाहता हूँ एक बात के लिए यार, जो मैं काइंड ऑफ आपसे क्लियर करना चाहता हूँ, वो है, पहले एक सेकंड भाई पानी पी ले यार, उसमें क्या दिक्कत है। पर अब मैं यार रावण में एक ना टेम्पो के ऊपर एक बात करना चाहता हूँ। मैं हल्का सा टेम्पो के ऊपर गलत था, मैं हल्का सा मैं गलत था टेम्पो के ऊपर, वो मैं क्लियर करना चाहता हूँ। सो मेरे माइंड में क्या था, मेरे माइंड में क्या सोचती टेम्पो के ऊपर, कि जैसे अगर तू 10 रेपिटेशंस करता है और तू एक रेप लगाता है 5 सेकंड्स के, तो मतलब एक रेप कंप्लीट करने में 5 सेकंड्स लगते हैं, तो फिर क्या होता है कि तेको एक सेट निपटाने में 50 सेकंड लगे। 5 into 10, 10 रेपिटेशन, हर रेप को निपटाने में 5 सेकंड, तो 50 सेकंड हो गए। मेरे माइंड में क्या आइडिया था कि तुम्हें एक सर्टन टाइम अंडर टेंशन रखना ही पड़ता है। मतलब कि अगर तुमने 50 सेकंड से कम वर्कआउट किया अपने सेट में, तो उससे मसल बिल्डिंग ठीक से नहीं होगी, या मतलब ना कि 90 सेकंड से ज्यादा तू करेगा अगर, तो मसल बिल्डिंग कम होती है। तो ये मेरे मेरे माइंड में मिथ था, जो पुरानी जो पॉलीकुइन की रिसर्च थी, सारी थी ना, वो उसमें मानते थे। पर अब रिसेंट साइंस तुम्हें बेसिकली टेम्पो के ऊपर क्या कहती है, या मैं जो सिंपल तरीके से बोलता हूँ, आप एक्सरसाइज में जो भी आप रेपिटेशन लगा रहे हो, जब तक आप उसे कंट्रोल कर सकते हो, कि आप झटके नहीं मार रहे, आप लटक पटक नहीं कर रहे, गिर कूद नहीं रहे, उससे मसल बिल्डिंग और सब कुछ बहुत बढ़िया होता है। अगर आप जानबूझ के एक्सरसाइज स्लो करते हो, अगर आप जानबूझ के एक्सरसाइज स्लो करते हो, तो उससे क्या होता है कि आप वेट कम उठाते हो। अगर आप जानबूझ के एक्सरसाइज स्लो करो, तो उससे क्या होगा कि आप वेट कम उठाओगे, और अगर आप वेट कम उठाते हो, तो वेट कम उठाने का मतलब है कि बॉडी में टेंशन कम होता है, और टेंशन कम होता है तो बॉडी में, अगर मसल में टेंशन कम होता है तो रिजल्ट्स कम आते हैं। तो अब से मैं टेम्पो में, वो टेम्पो जैसे 1 2 3 सेकंड नीचे डाउन, मैं इस तरीके से अब टेम्पो नहीं कराता हूँ। अब मेरे टेम्पो का सिंपल नियम है, बस भैया अपने वेट को कंट्रोल करो, बदतमीजी से ऊपर नीचे मत लाओ, सिंपल। अगर कोई पूछता है सर कितने सेकंड, तो मैं उसको बोलता हूँ कि बॉस 2 से 3 सेकंड नीचे लाने में लगाओ, डाउन लाने में, इसके बारे में सोचो मत। बट अगर कोई गिनेगा तो 2 से 3 सेकंड के आसपास हो जाएगा डाउन। और अप आपका ये जितना फास्ट आ सकते हो, अप है एज फास्ट एज पॉसिबल। तो काउंटिंग से कोई मतलब वो नहीं था जो हम करते थे, जैसे ऊपर गया 1 सेकंड होल्ड करा, फिर 3 सेकंड नीचे, फिर 1 सेकंड करा, वो सब चीजें। तो मैं इस तरीके से बोलता हूँ, अगर तू 50 किलो उठा रहा है और मैं तेरे को जानबूझ हाँ के 5 सेकंड में नीचे ला रहा हूँ, मैंने कहा रावण 5 किलो ठीक सेकंड है। में नीचे आ, तो क्या होगा कि तू 50 से हो सकता है सिर्फ 3 रेप निकाले। पर अगर मैं बोलूँ देख रावण, देख नीचे ला, कंट्रोल कर, बदतमीजी से नीचे मत ला, ऊपर आ, बदतमीजी से नीचे मत ला, ऊपर आ,
मतलब तू झटके से ऊपर नीचे मत कर। तो तू 3 नहीं, फिर तू 8 रेप निकाल देगा, हो सकता है। तो उसमें अगर 1-2 सेकंड भी बंदा 1-2 सेकंड में भी नीचे आ रहा है तो भी ठीक है, यानी कुछ ऐसा नहीं है बिल्कुल, कि कंट्रोल मूवमेंट होनी चाहिए। दैट इज एब्सोल्युटली करेक्ट। और ये मेरा मिथ था, ये मेरी गलती थी, क्योंकि मेरे को क्या था, मैं तो चार्ल्स पॉलीकुन का काम पढ़ रहा था, बट अब धीरे धीरे करके यार चार्ल्स के बाद भी रिसर्च आगे बढ़ी है। तो अब साइंस अच्छा, और वो कहती है कि भाई मतलब तू गिन सकता है बट तेरे को जरूरत नहीं पड़ेगी। ठीक। तो तू पुशअप करे तो रिजल्ट अपने सेम ही होंगे, रिजल्ट हाँ सेम ही हाँ, रहते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। ठीक। सो आप नीचे आते हो तो जस्ट तू नीचे आ, तो मतलब सेकंड गिनना छोड़ दे, जस्ट नीचे आ, हल्का सा कंट्रोल कर, लाइक टक टक 1-2 सेकंड में नीचे आता है आदमी कंट्रोल के साथ, स्पीड में ऊपर जाओ। आ, इन नियमों में आप हल्के से परहेज या चेंजेस ला सकते हो। आप टेम्पो कब गिनाओगे बंदे को, सवाल ये आता है। आप टेम्पो तब गिनाते हो जब बंदे की टेक्निक खराब होती है। बंदा स्क्वाट कर रहा है और स्क्वाट करते हुए उसके पैर डांस कर रहे हैं, बंदा बैलेंस नहीं कर पा रहा, बंदा लंजेस कर रहा है, लंजेस करते हुए उसकी पूरी कमर मटक रही है, तो ऐसे बंदे के लिए मैं टेम्पो गिनाऊंगा। क्योंकि ऐसे बंदे के पास वो कोऑर्डिनेशन नहीं है एक्सरसाइज का, उसको दिक्कत आती है एक्सरसाइज करने में। सो जब बंदे को लंजेस करवाते हो, तो जैसे अगर कोई बंदा बहुत खराब लंजेस कर रहा है, तो मैं बंदे को बोलूंगा भाई 3-4 सेकंड नीचे गिन, टक 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 टक, 1-2 सेकंड में ऊपर आ, टक टक टक। एक बार बंदा टेक्निक सीख जाएगा, मैं उसको टेम्पो हटा दूंगा। मैं टेम्पो नहीं बोलूंगा, बोलूंगा बॉस देख, ऊपर आ, नीचे जा, हल्का सा होल्ड कर, ऊपर आ, प्यार से नीचे जा, ऊपर आ। मैं इस तरीके से इंस्ट्रक्शन दूंगा फिर। हाँ ठीक है। ठीक है। तो अगेन मैं बस एक, अच्छा वापस आ गए, मैं एक और बार बस रिपीट करूंगा इसको। दैट इज कि टेम्पो का सिंपल मतलब है आप कंट्रोल से नीचे आओ, फिर ऊपर आओ। जब तक आप सुंदर तरीके से अप एंड डाउन आ रहे हो, आप सेकंड्स की चिंता करने की आपको जरूरत नहीं है, और आपको बिन वजह 4-5 सेकंड नीचे लाने की जरूरत नहीं है। तो कल स्टार्टिंग में सिखाने के लिए टेम्पो ठीक है, लेकिन एक बार जब बंदा वो एक्सरसाइज सीख जाता है तो फिर उसके बाद इंस्ट्रक्शन चेंज कर दो जो तुम बता रहे वो भी उस बंदे के लिए जिसके लिए जरूरी है। हो। ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है। तेरा तेरा दोस्त आता है, तेरा दोस्त पहले दिन स्क्वाट बढ़िया कर रहा है, उसको टेम्पो जानने की भी जरूरत नहीं है। ठीक है। तो ये था, और ये मेरे को भी अच्छा लगा, मैंने ये बात जब समझी ना, मैं बैठ के सोचा इस बारे में, तो मैंने कहा हाँ यार। तो देखो, चलो आगे बढ़ते हैं। अब बात आती है रेस्ट की। रेस्ट 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 रेस्ट। अब मैं रेस्ट पे बात करता हूँ, तो मैं इन्हीं जो रेपिटेशंस थे इन्हीं को मैं खींच के अपने साथ आगे ले जाता हूँ। सो ये नीचे आओ, नीचे आओ, नीचे आओ। रेस्ट की अब हम बात करते हैं। एक सेकंड में 25 रेप्स प्लस। ऑलराइट, अब यार अब रेस्ट के ऊपर ना मैं तुम्हें एक बात बताऊंगा, थोड़ी सी मैं समझाने की कोशिश करता हूँ। अगर आपकी ट्रेनिंग टू फेलियर है, अगर आप फेलियर तक ट्रेन कर रहे हो, मतलब आप अपनी आंखें फाड़ के निकाल रहे हो, मतलब आपकी आंखें निकलने वाली है, आप फेलियर तक ट्रेन कर रहे हो। अगर आप फेलियर तक ट्रेन कर रहे हो, कम से भी कम 3 मिनट का ब्रेक लो। ढाई ढाई से 3 मिनट, ढाई से 3 मिनट का ब्रेक लो, कम से भी कम। एक्चुअली छोड़ो यार, ढाई को भी फेंको, 3 मिनट का ब्रेक लो कम से कम। आप किसी भी रेपिटेशन में काम कर रहे हो, आप किसी भी रेपिटेशन में काम कर रहे हो, इसमें तो और भी ज्यादा, 1 से 5 में तो और भी ज्यादा, पर इसको हम बाद में डिस्कस करेंगे। अगर आप इन रेपिटेशन के साथ खेल रहे हो और आप अपने आप को पूरी तरह एंड तक ले जाते हो, एज तक, आप जैसे कहते हैं ना कि आप ये तो से हेल के बिल्कुल, आप ना बिल्कुल हेल छूने वाले हो, आप पाताल लोक तक पहुंचने वाले हो। कम से भी कम 3 मिनट का ब्रेक लो। रेपिटेशन की चिंता मत करो, चाहे 6 से 8 रेप है, चाहे 15 से 20 रेप है, 25 रेप है, कम से कम 3 मिनट का ब्रेक लो, सिंपल सी बात है। अगर आप फेलियर तक पुश करो वेट ट्रेनिंग में, 3 मिनट्स का आप करो वेट ट्रेनिंग में, तो आप ये करो। क्या होता है अगर आप इस टाइप के बंदे नहीं हो जो पूरा अंधा कुत्ता ट्रेनिंग करता है एंड तक, और आप इस टाइप के बंदे हो जो 1 से 2 रेप अपने छोड़ता है, जो बाय द वे काफी समझदारी होती है, इसमें कोई गलत बात नहीं है, आई थिंक आप बहुत समझदार हो। अगर कोई आपके सर में बंदूक रखे और बोले साले 20 रेप्स कर,
और आप 20 ही निकाल सकते हो उस वेट के साथ। 21 आप नहीं कर सकते थे, चाहे कुछ भी हो जाए। इस वेट में अगर आप 18 से 19 रैप निकालते हो तो ये 18 और 19 काफी ज्यादा डिफिकल्ट है, काफी ज्यादा डिफिकल्ट है, पर आपको पता है कि आप शायद एक और कर लेते। अगर आप इस टाइप के बंदे हो तो आपके रेस्ट पीरियड्स हल्के से डिफरेंट होते हैं। सो अगेन रिपीटिंग, अगर आप फेलियर वाले बंदे हो, कम से कम 3 मिनट का ब्रेक है, हो सकता है उससे ज्यादा भी हो सकता है कि खींचते खींचते 5 मिनट तक का ब्रेक ले लो, अगर आप कुत्ता ट्रेन करते हो। अगर आप कुत्ता ट्रेन करने वाले नहीं हो तो यूजली हम क्या करते हैं कि अगर आप 6 to 8 रेप्स में ट्रेन कर रहे हो तो यहाँ पे आप 3 से 4 मिनट के आसपास का ब्रेक ले सकते हो। अगर आप 8 से 15 की रेप रेंज में हो, यहाँ पे आप 2 से 3 मिनट के आसपास का ब्रेक लेते हो। अगेन 15 से 25 में आप 1 से 2 मिनट का ब्रेक, और अगर आप 25 रेप को प्लस कर रहे हो, इक्वली प्लस, यहाँ पे आप 1 मिनट और लेस कर सकते हो। 1 से 5 रेप वाले में आप 5 मिनट के आसपास का ब्रेक लेते हो, 4 से 5 मिनट आई वुड से। ये 2 से 3 मिनट वाला नियम जो है, 2 से 3 मिनट वाला नियम, 1 से 2 मिनट वाला नियम और 1 मिनट से कम वाला नियम, ये तेल लेने जाता है जब आपकी ट्रेनिंग बहुत ज्यादा भयानक होती है। अगर आप भयानक ट्रेन करते हो तो 3 मिनट का ब्रेक लिया करो, क्योंकि आप अपने शरीर का इतना कुत्ता बना रहे हो कि आपको ब्रेक चाहिए होगा, वरना आपकी बॉडी वो परफॉर्मेंस दे नहीं पाएगी। मैं एक बार रिपीट और करूंगा इन बातों को, पर मुझे पहले बताओ कि आप लोग इतना समझ गए या इसमें कोई क्वेश्चन है? पर हम कई बार तो ऐसे भी लगता है कि एक सेट के बाद ही कुत्ता बन गया हमारा, फिर तो मिनट का उस टाइम पे क्या करे बंदा? अगर मान लो अगर वो 10 8 भी कर रहा है बंदा, 8 से 10 भी कर रहा है तो हाँ नहीं तो यही तो मेरा पॉइंट है ना। तो मेरा पॉइंट ये है कि देखो, फेलियर ट्रेनिंग जो होती है, फेलियर ट्रेनिंग तो आप किसी भी रेप्स में कर सकते हो। आप 6 to 8 रेप्स में भी अपने आप को फेलियर तक पहुंचा सकते हो, आप 8 to 15 में भी कर सकते हो, 15 to 20 में भी कर सकते हो। मैं कह रहा हूं कि अगर आप उस टाइप के बंदे हो जो अपने अंदर एक भी रेपिटेशन नहीं छोड़ता है, और कुछ लोग ऐसे होते हैं जो उसके बिना ट्रेनिंग कर नहीं पाते, इन टाइप के लोगों को मैं बोलता हूँ यार, 1 से 2 मिनट वाली बात छोड़ दो। मतलब जैसे मैं कहता हूँ कि अगर आप 15 से 25 रेप्स निकाल रहे हो तो 1 से 2 मिनट का ब्रेक लो, what the hell, 1 से 2 मिनट का ब्रेक लो। इन लोगों को मैं बोलता हूँ यार, अगर आप 15 से 25 में अपने आप को सच्ची मारने की कोशिश कर रहे हो, ये 1 से 2 मिनट वाली बात फेंक दो, 3 मिनट का ब्रेक लो। इसमें आप ले लो 3 मिनट का, 4 मिनट का, कोई दिक्कत नहीं है। पर अगर आप उस टाइप के बंदे हो जो प्रैग्मेटिक है, जो 1 2 रेप्स अपने अंदर रखता है, जो अपने आप को ना थोड़ा कंट्रोल करता है, मतलब अगर आपका कल 10 किलो था, आज आप 11 किलो उठा रहे हो, आप समझदारी से वेट बढ़ा रहे हो या समझदारी से डिफिकल्टी बढ़ा रहे हो, पर आप अपने आप को उस लिमिट तक पुश नहीं करते हो, तो आपके लिए क्या होता है, आप इन नॉर्मल वाले जो रेस्ट टाइम्स होते हैं इनके बारे में आप सोच सकते हो। जैसे मुझे पता है, मैं अगर कभी एक्सरसाइज करता हूँ तो मैं लिमिट तक पुश नहीं करता अपने आप को, तो मेरे जैसा आदमी के लिए इस 2 मिनट के आगे जाने का कोई दुख नहीं बनता है, क्योंकि मैंने इतनी मेहनत करी नहीं है। बेटर होगा कि मैं जल्दी काम शुरू करूं ताकि मेरी बॉडी में इफेक्ट आए। और जो 25 रेप्स होते हैं इसमें यूजुअली वेट इतना हल्का होता है कि ज्यादातर लोग 1 मिनट से कम में रिकवरी कर लेते हैं। और कुछ लोग ऐसे होते हैं जो इस 25 प्लस में भी इतनी ज्यादा जान लगाते हैं कि उनकी 1 मिनट में रिकवरी हो ही नहीं पाती है। अब इसमें किसी के पास कोई क्वेश्चन है तो प्लीज भैया पूछ लो। हाँ, मेहनत के हिसाब से रेस्ट तुम एक तरीके से कह सकते हो ये। सो यूजुअली क्या होता है कि रेप्स जितने बढ़ते हैं वेट उतना हल्का होता है, वेट जितना हल्का होता है बॉडी उतनी जल्दी रिकवर करती है, बॉडी जितनी जल्दी रिकवर करती है उतना कम रेस्ट चाहिए होता है। ये बात ज्यादातर सही होती है, पर अगर आप सच्ची बहुत ज्यादा हार्ड वर्किंग करते हो तो फिर आपको रेस्ट ज्यादा चाहिए होता है। बोथ ऑफ यू प्लीज इफ यू हैव अ क्वेश्चन इसमें पूछ लो, क्योंकि ये वो है, एक जरूरी पॉइंट है काफी ज्यादा। तो बॉडी सर के ये हिसाब से रेस्ट होना चाहिए या तुमने बताया कि वैसे ही होना चाहिए जो 1 से 2 या 3 से 4 है? यार ये अगर अगर मान ले तू अपने को फेलियर तक पुश नहीं किया है, मतलब तू अपनी आत्मा से बात करता है और तेरी आत्मा कहती है कि बेटा तू 2 और निकाल सकता था, तेरे को पता है तू 2 और कर सकता था, अच्छा, तो तो वो तब रेप्स पे डिपेंड नहीं होता? अगर किसी कोई बंदा है जो 10 पे भी नॉर्मल है और एक बंदा है 10 पे बहुत आत्मा बाहर निकल रही है, तो वो रेस्ट ले सकता है, और जिसका नॉर्मल है वो वही टाइम से कर सकता है। भाई यही बता रहा हूँ ना, करेक्ट, फेलियर के हिसाब से। करेक्ट, करेक्ट, तू 100% मेरी बात समझ गया।
ऑल्सो इट ऑल्सो डिपेंड ऑन द क्लाइंट ना, कि मान लो अगर वो क्लाइंट ऑलरेडी बहुत ज्यादा फटीग है, तो उसको उस टाइम पे अगर वो थोड़ा सा भी मीडियम एक्सरसाइज भी कर रहा है, तो उस टाइम पे उसको लॉन्ग रेस्ट दे सकते हैं उसकी थकावट के हिसाब से। इससे थोड़ा बच के रहना। ये तुम काइंड ऑफ सही कह रहे हो, बट इसमें एक दिक्कत क्या होती है कि देख, अगर मैं तेरे को बोलूं यार कि आशीष ये है 50 kg, 50 kg के साथ तू स्क्वाट कर, और तूने स्क्वाट करके 10 रेपिटेशन निकाले, मैं तेरे को देता हूँ 2 मिनट्स का ब्रेक, फिर मैं कहता हूँ आशीष तू दोबारा कर, तू सेम एक्सरसाइज करता है बट इस बार तू 9 रेपिटेशन निकालता है, सेम मैं तेरे को 2 मिनट का ब्रेक देता हूँ, तो दोबारा एक्सरसाइज करता है, अब तू 8 रेपिटेशन निकालता है, फिर ब्रेक देता हूँ 2 मिनट्स का, इस बार क्या होता है, तो उसे 5 ही में तेरी फट जाती है, तो 5 ही में रुक जाता है। तो अब तो कह सकता है यार कि मुझे ब्रेक और दो, पर मैं तेरे को पता है क्या बोलूंगा सिचुएशन में, मैं तेरे को बोलूंगा मैं तेरे को बोलूंगा तो फटीग हो चुका है, मैं कहूंगा यहां तक तो तेरी परफॉर्मेंस ठीक थी, बट अब तेरे शरीर को ये बॉडी पार्ट और ये एक्सरसाइज बहुत हो गई है, छोड़ दो अब इसको, तेरे शरीर ने जितना आज इस एक्सरसाइज से जो लेना था वो ले लिया, अब मैं इसका उल्टा करता हूँ, अगर मैं देखो पहले सेट में 2 मिनट का ब्रेक देता हूँ, तू 9 रेप निकाले, उसके अगले सेट में 3 मिनट का ब्रेक लेता हूँ, तो दोबारा 9 रेप निकाले, उसके अगले सेट में मैं तेको सारा 4 मिनट का ब्रेक देता हूँ, फिर तू यहाँ 9 रेप निकाले। अब इसमें क्या है कि मुझे एक धोखा मिल रहा है, मुझे समझ में नहीं आ रहा क्या तू प्रोग्रेस कर रहा है या सिर्फ मैं तेरा रेस्ट टाइम बढ़ा रहा हूँ, क्योंकि मैंने ब्रेक टाइम तो मैं कुछ भी दे रहा हूँ तेरे को तेरी मर्जी के हिसाब से, तो मेरे को पता ही लग रहा है कि क्या तू साला प्रोग्रेस कर रहा है या तेरी प्रोग्रेस सेम है, क्योंकि तेरा तेरा हर चीज चेंज हो रही ना, कभी तू रेस्ट चेंज कर रहा है बंदे के हिसाब से, कभी वेट चेंज कर रहा है, तो हर जगह तो ऊंच नीच कर रहा है, तो प्रोग्रेस नाम की कोई चीज मुझे पता ही लगेगी तेरे साथ। डज दिस मेक सेंस देखो? यस ऑफ कोर्स। इफ यू बट एक एक ये चीज भी हो सकती है ना, कि क्योंकि देखो अब वो क्लाइंट ऑलरेडी फटीग, मतलब ये एक बहुत एक्सेप्शनल केस है कि क्लाइंट बहुत थका हुआ है, और वो करना भी चाह रहा है कि हाँ चलो लेग्स कर लेते हैं, और उसने स्क्वाट कर लिया पहले, मतलब आपने जो किया कि 2 मिनट के रेस्ट में 9 निकाला, 3 मिनट के रेस्ट में 9 निकाला, फिर 4 मिनट के रेस्ट में 9 निकाला, ही हैव डन, मतलब जो वो चीज है एक्सरसाइज, और थोड़ा बहुत फटीग पहले से भी था, he may take some extra time to recover, but हो सकता है ऐसा भी हो कि आने वाले जो नेक्स्ट डे, जो 2-3 दिन बाद एक्सरसाइज करे, वो उसमें अच्छा परफॉर्म कर पाए। यार मेरी मेरी प्रेफरेंस क्या होती ना, रेस्ट टाइम्स के साथ ज्यादा छेड़छाड़ी मत करो, क्योंकि फिर तुम्हें पता ही लगता है कि तेरा क्लाइंट की परफॉर्मेंस बढ़ रही है या तू रेस्ट टाइम बढ़ा रहा है, तो मुझे डाउट में रहेगा, क्योंकि अगर तू थके हुए आदमी को, यार देख, अगर तू 4 सेट स्क्वाट के आदमी को 24 घंटे में कराए, तू बोले एक सेट सुबह कर, एक सेट दिन में कर, एक सेट शाम को कर, एक सेट रात को कर, तो उसकी परफॉर्मेंस अच्छी आएगी क्या? इसका मतलब ये है कि तूने बढ़िया कराया, या उसका मतलब ये है तू इतना रेस्ट दे रहा है तो अब तेरे को पता ही लग रहा है कि तू क्या करा रहा है? अच्छा चलो ग्रेट, चलो भाई कंटिन्यू करें। सो हमारा रेस्ट टाइम के साथ हमारी क्या दोस्ती दुश्मनी है, क्या मैसेज है? आवाज आ रही है, अच्छा ठीक है। तो रेस्ट टाइम का ये होता है कि रेस्ट टाइम ऑल दो मेहनत के हिसाब से कम ज्यादा होती है, मेहनत के हिसाब से हम एक बार बंदे की मेहनत को जज करके कि देख के हाँ यार ये बंदा इस टाइप का बंदा है, आप रेस्ट टाइम्स को यूजली सेम जैसा रखना चाहते हो, रेस्ट टाइम्स के साथ छेड़छाड़ी मत करो, छेड़छाड़ मत करो, मतलब अपनी पसंद के हिसाब से छेड़छाड़ मत करो, मतलब ये है कि यू आर नॉट अलाउइंग टू अनम्यूट, क्या बकवास है? पता नहीं, आवाज अभी भी आशीष तेरे को मेरी आवाज आ रही है ये बता पहले। हेलो। हाँ हाँ, लो लो लो। अच्छा ठीक है गुड। आ तो रही आवाज। अच्छा पता नहीं क्या इसका मैसेज आया था, एनीवेज चल छोड़, बस है आवाज आ रही है, बस अनम्यूट नहीं कर सकता, अब पता नहीं यार, तुम देख लो अपना आशीष तेरा हिसाब क्या है। सो देखो, रेस्ट टाइम के साथ छेड़छाड़ मत करो, उसका मैं तुम्हें रीजन इसलिए बोल रहा हूँ, क्योंकि यार अगर तुम रेस्ट टाइम के साथ छेड़छाड़, देखो अगर तुमने कहा कि ठीक है यार इस महीने मैं स्पेशल ट्रेनिंग कर रहा हूँ जहां मैं रेस्ट टाइम को कम करूंगा,
ताकि मैं अपनी इंड्योरेंस पे काम कर सकूं। कि तूने कहा यार मैं थकते रहता हूँ, तो मैं 4-5 महीनों से अपनी स्ट्रेंथ बनाई। अब मैं क्या करूंगा, मैं रेस्ट टाइम को कम कर रहा हूँ कि मैं 3 मिनट के बजाय सिर्फ 1.5 मिनट का रेस्ट लूंगा, क्योंकि अपनी बॉडी को आदत डलाना चाहता हूँ जल्दी जल्दी काम करने की। ठीक है, वो तुम कर सकते हो, ऐसा ये अच्छी ट्रेनिंग होती है वाली भी। पर जब तक आप सोच समझ के रेस्ट टाइम को कम नहीं कर रहे हो, एक बार अपना रेस्ट टाइम आप सोच लेते हो, आप अपनी ट्रेनिंग साइकिल के दौरान उस रेस्ट टाइम को चेंज मत करो। वरना आपको ये नहीं पता लगेगा यार कि क्या मैं मंडे के सेशन के बाद, क्या आज मेरा फ्राइडे के सेशन में क्या मैंने इंप्रूव किया है, क्या मैं बेटर हुआ हूँ, या मैंने सिंपल आलसीपन दिखा के मैंने अपना ब्रेक बढ़ाते रहा। क्या मैं इसलिए बेटर हुआ हूं क्योंकि मैं ब्रेक बढ़ा रहा हूँ या मैं इसलिए बेटर हूँ क्योंकि मैं एक्चुअली बेटर हो रहा हूँ। इस कारण से मैं कहता हूँ कि रेस्ट टाइम के साथ छेड़छाड़ी मत करो। अगर कोई बंदा थका हुआ है, आप सेट्स कम कर दो, कोई दिक्कत नहीं है। आप थके हुए हो, अब वैसे तो 4 सेट करते थे, आज आप बहुत थके हुए तो कोई दिक्कत की बात नहीं, 2 सेट कर लो। लेकिन रेस्ट टाइम के साथ छेड़छाड़ी मत करो अगर हो सके तो, क्योंकि फिर क्या होता है, दिक्कत होगी तुम्हें समझने में कि तुम कहाँ जा रहे हो और किस तरीके से जा रहे हो। सो दैट बिकम्स अ बिग इशू। इस कारण से आई एम नॉट वेरी फॉन्ड ऑफ रेस्ट टाइम के साथ छेड़छाड़ी करना। हम वॉल्यूम पहले डिस्कस कर चुके हैं। एंड फनी बात यार कि जो मेन मुझे आपसे बातें करनी थी प्रोग्राम डिजाइन के ऊपर, मोस्टली तो आई थिंक सब खत्म हो गया है 10% स्क्रीन के सामने। ठीक, चलो भाई, मैं वीडियो भेजूंगा, ठीक है। भेज दे भाई, मेरा हाँ, व्हाट्सएप अभी नहीं खुला है। भेजूंगा, कल ही भेजूंगा। कल जब जाऊंगा ना मैं सुबह या शाम को, तब भेजूंगा हम्म, बना के। जब तेरा मन करे बॉस, मेरा व्हाट्सएप तुम्हारे लिए हमेशा खुला है, और मेरा टाइम तुम्हारे लिए हमेशा खुला है। चलो, चलो धन्यवाद आज के लिए। आई एम ग्रेटफुल यार। चलो भाई, चलो। बाय बाय।